थोर वर्सेस सुपरमैन, जो कि एक बहुत ही बड़ा कंट्रोवर्शियल टॉपिक है फैंस के बीच में, क्योंकि ये दोनों ही बींग्स काफी ज्यादा पावरफुल है और उसी के चलते फैंस आपस में झगड़ते रहते हैं कि ये कैरेक्टर ज्यादा पावरफुल है, ये ज्यादा पावरफुल है। बट आज हम लोग जानने वाले हैं कि क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में बैटल होगी तो फिर किसके जीतने के ज्यादा चांसेस हम लोगों को देखने को मिलेंगे। और जब से मैंने तुम लोगों को अपनी कम्युनिटी पोस्ट के अंदर बताया है कि मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो लाने वाला हूँ, तब भी सही बहुत से लोगों ने मुझे कई सारे शॉर्ट्स एंड वीडियोस रिकमेंड किए थे, जिनके अंदर कईयों ने सुपरमैन एंड थोर को कंपेयर किया है या फिर थोर को स्केल किया है। और लिटरली इतने सारे शॉर्ट्स को देखने के बाद में मुझे एक बात तो पता चली गई कि उनमें से किसी के पास भी लॉजिक बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम लोगों को मूवीज के अंदर दिखाया कुछ जाता है एंड वो हम लोगों को बता कुछ रहे हैं, और उनका जो कंपैरिजन होता है वो भी पूरी तरीके से वन साइडेड होता है, जिसमें बेसिकली वो थोर से रिलेटेड कई सारे स्टेटमेंट्स को यूज करते हैं एंड बोलते हैं कि थोर जो है वो अपने हिट्स के जरिए प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। और वहीं जब बात आती है सुपरमैन की, तब वो बेसिकली वही स्टेटमेंट्स को यूज करेंगे जिनके अंदर सुपरमैन को वीक बताया गया है। एंड मैं तुम लोगों को सच बता रहा हूँ कि उनको खुद को नहीं पता होगा कि ये स्टेटमेंट्स हकीकत में आए कहाँ से, एंड मुझे ये भी पता है कि उनको ये स्टेटमेंट्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। बट हम लोग यहाँ पर किसी को एक्सपोज करने नहीं बैठे हैं, बल्कि हम लोग हकीकत में देखने वाले हैं कि किसमें ज्यादा दम है। और हम सभी को ही इन दोनों सुपर हीरोज के बारे में काफी ज्यादा नॉलेज है, तो फिर हम लोग बेसिकली ये देख लेते हैं कि इन दोनों में ज्यादा स्ट्रॉन्ग कौन है, ज्यादा ड्यूरेबल कौन है, फास्ट कौन है, और जो भी पॉइंट्स इन दोनों के पास है हम लोग उनको कंपेयर कर लेते हैं। जिनमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें स्ट्रेंथ की, और उसमें भी अगर हम लोग पहले बात करें थोर की कि थोर हकीकत में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, तो फिर इसमें मैं तो थोर को बहुत ही ज्यादा लो लेवल पे स्केल करूंगा, बिकॉज थोर प्लेनेटरी तो कतई नहीं है। बट कोई बात नहीं, जैसा कि लोग बोलते हैं कि थोर प्लेनेटरी है, तो फिर उस बेस पे भी हम लोग थोर को देख लेते हैं कि क्या थोर एक्चुअल में प्लेनेटरी है। तो फिर इस बारे में जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि मैंने कई सारे शॉर्ट्स देख रखे हैं जिनमें वो कई सारे फीट्स बताते हैं थोर के, और उनको हम लोग इंक्लूड करें इससे पहले मैं तुम लोगों को बता दूं कि हम लोग थोर की स्ट्रेंथ को दो पार्ट्स में डिवाइड करने वाले हैं। फर्स्ट आता है लिफ्टिंग स्ट्रेंथ एंड सेकंड आता है कि थोर कितनी ज्यादा पावर के साथ हिट मार सकता है। जिनमें अगर हम लोग बात करें उसकी लिफ्टिंग स्ट्रेंथ की, तो इसमें भी मैं तुम लोगों को एक बात बता दूं कि हम लोग सिर्फ और सिर्फ थोर के सबसे बड़े फीट्स की ही बात करेंगे, बिकॉज जैसे मैं तुम लोगों को और भी कई सारे फीट्स बता सकता हूँ जिनमें हम लोगों को ऐसा लगता है कि थोर अपनी फुल स्ट्रेंथ शो कर रहा है और वो फीट्स इतने ज्यादा बड़े भी नहीं है। बट हम लोग यहाँ पर थोर के सबसे बड़े ही फीट्स की बात करेंगे, बिकॉज आजकल ऐसे बहुत से क्रिंज थोर फैंस है जो की एंटी फीट का ठप्पा लगा देते हैं कहीं पर भी। और हम लोगों को ये भी पता है कि जब बात आती है सुपरमैन की, तब यही एंटी फीट्स उनके लिए फैक्ट बन जाते हैं। बट कोई बात नहीं, हम लोग तो यहाँ पर अपना दिमाग यूज करने वाले हैं। तो फिर अभी के लिए हम लोग इस बात को साइड करते हैं एंड थोर की लिफ्टिंग स्ट्रेंथ के बारे में बात कर लेते हैं। तो फिर थोर ने बेसिकली बहुत ही कम लिफ्टिंग स्ट्रेंथ के फीट्स शो किए हैं, एंड एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी से पहले तो उसके सीन्स काफी ज्यादा कम थे। बट हम लोगों को देखने को मिला कि थोर लव एंड थंडर में उसने कैसे बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को लिफ्ट करके दिखाया है। बट अगर हम लोग बात करें थोर के सबसे बड़े फीट की, तो फिर वो है कि थोर ने निडावेलियर की रिंग्स को मूव किया है, और हम लोग बेसिकली थोर के इस फीट को उसके लिफ्टिंग स्ट्रेंथ फीट में ही ऐड करने वाले हैं। बट सवाल ये आता है कि क्या थोर की ये वाली फीट प्लेनेटरी है, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज यार ये तो देख के ही पता चल रहा है कि इनका साइज कितना ज्यादा होगा। बट एक्चुअल में इनका साइज है कितना, तो फिर इनका जो साइज है वो एक स्मॉल मून जितना ही कंसीडर किया जाता है। बट फिर भी एक बात आती है कि जिस स्मॉल मून की बात कर रहे हैं वो कितना स्मॉल या फिर उसका साइज कितना होगा। तो फिर इससे रिलेटेड मैंने गूगल के ऊपर काफी ज्यादा सर्चेज किए और फाइनली मुझे पता चला कि पिक्सल कैलकुलेशन के बेस पे इस न्यूट्रॉन स्टार का साइज है 2 किलोमीटर के अराउंड। उसी बेस पे जो ये वाली रिंग्स है वो ऑलमोस्ट 20 किलोमीटर के एरिया में फैली हुई है। एंड हम सभी को ही पता है कि 20 किलोमीटर के एरिया के अंदर क्या होता है, ऑब्वियस सी बात है एक सिटी, यानी कि ये वाली रिंग्स एक स्मॉल सिटी के साइज की है। बट इनके अलावा भी अगर तुम लोग इन रिंग्स को देखोगे तो फिर इनका 90% पार्ट एकदम खाली है, बिकॉज इन रिंग्स के बीच में भी काफी ज्यादा खाली जगह है। और इस बेस पे देखा जाए तो फिर हम लोग इन रिंग्स को अगर इस खाली जगह के अंदर भर दे तो फिर ये ऑलमोस्ट 3 से 4 किलोमीटर का एरिया ही कवर कर पाएंगी। मीन्स लॉजिकली सोचा जाए तो फिर ये रिंग्स ज्यादा से ज्यादा एक लार्ज टाउन जितना ही एरिया कवर कर पाएगी। मीन्स ऑब्वियस ही बात है, ये फीट प्लेनेटरी छोड़ो एक कंट्री लेवल फीट भी कंसिडर नहीं की जा सकती है। एंड उसके बाद बात आती है कि इन रिंग्स का वेट कितना ज्यादा हो सकता है। तो फिर जितना मैंने पता किया उस बेस पे इन रिंग्स का वेट ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन के अराउंड होना चाहिए, और इतना वेट मेरे हिसाब से तो प्लेनेटरी तो बिल्कुल भी नहीं है। ज्यादा से ज्यादा तुम लोग इसको सिटी लेवल तक ही मान सकते हो, यानी कि थोर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ में प्लेनेटरी तो कतई नहीं है। बट क्या थोर के हिट्स प्लेनेटरी है, बिकॉज मैंने कई सारे सोर्स के अंदर देखा है जिसके अंदर बताया जाता है कि थोर के इस हिट ने योटनहाइम को हिला दिया, बाइफ्रोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया। तो फिर हम लोग उन हिट्स को ऐड करके देखने वाले हैं कि क्या थोर के हिट्स एक्चुअल में प्लेनेटरी है या फिर नहीं। तो फिर चलो इनको भी हम लोग देख लेते हैं। तो फिर इनसे रिलेटेड जो थोर सबसे पहला फीट आता है वो ये है कि थोर ने योटनहाइम की बैटल के दौरान एक इतना पावरफुल हिट वहां पर मारा था कि जिससे वो पूरा प्लेनेट सेक हो गया था। और उसी के साथ ही थोर ने वहां पर एक बहुत ही बड़ा एरिया भी डिस्ट्रॉय कर दिया था, जो कि देखा जाए तो फिर एक बहुत ही बड़ी फीट मानी जा सकती है। बट सबसे बड़ी बात तो ये आती है कि क्या थोर ने एक्चुअली वहां पर कोई हिट मारा भी था, बिकॉज मैंने जितनी बार भी इस सीन को देखा मुझे तो ऐसा ही लगा कि थोर ने वहां पर कोई भी हिट नहीं मारा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइटनिंग स्ट्राइक की थी। और तुम लोग भी देख ही सकते हो कि वहां पर थोर ने बेसिकली लाइटनिंग स्ट्राइक की थी, और वहां पर जो थोर का म्योलनिर था उसका मुंह भी ऊपर की तरफ था, यानी कि देखा जाए तो फिर थोर ने वहां पर कोई भी हिट नहीं किया था। यानी कि इस बेस पे हम लोग थोर के इस फीट को स्ट्रेंथ के अंदर बिल्कुल भी कंसीडर नहीं कर सकते हैं।
तो इसीलिए अभी के लिए ये वाली फीट को हम लोग थोड़ा साइड में करने वाले हैं। अब आई नो ये फीट भी काफी ज्यादा बड़ा होगा, बट हम लोग इसके बारे में आगे बात करने वाले हैं जब हम लोग थोर के लाइटनिंग के बारे में बात करेंगे, बिकॉज थोर ने यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी लाइटनिंग ही यूज की है। तो इसीलिए हम लोग नेक्स्ट फीट की बात करते हैं, और वो ये है कि थोर ने थोर 1 मूवी के एंडिंग के अंदर 7-8 हिट के अंदर ही बाइफ्रोस्ट ब्रिज को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिसके बारे में क्रिएटर्स बताते हैं कि हेमडाल ने ये खुद बताया है कि अगर बाइफ्रोस्ट थोड़ी देर के लिए भी किसी प्लेनेट के ऊपर खुला रहता है तो फिर वो उस प्लेनेट के ऊपर भारी नुकसान कर सकता है, और अगर बाइफ्रोस्ट को थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम मिल जाता है तो उस पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। यानी कि थोर की ये वाली फीट भी प्लेनेटरी कंसिडर की जा सकती है। बट क्या सच्चाई यही है? तो इसका जवाब भी बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज रैग्नारोक मूवी के एंड के अंदर हम लोगों ने देख रखा है कि सेम बाइफ्रोस्ट ब्रिज किस तरीके से डिस्ट्रॉय हो रहा था। हेला का कुत्ता फेनरिस सिर्फ और सिर्फ दौड़ने से ही बाइफ्रोस्ट के अंदर क्रैक ला रहा था, और इसी के साथ ही वेलक्री ने भी बुलेट्स के जरिए बाइफ्रोस्ट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड उसके बाद भी हम लोग देख सकते हैं कि हल्क के सिर्फ गिरने से ही बाइफ्रोस्ट ब्रिज साइड से डिस्ट्रॉय हो गया था। अब आई नो बहुत से लोग बोलेंगे कि यार वो हल्क था, वो प्लेनेटरी होगा, जिस कारण उसके गिरने से वहां पर बाइफ्रोस्ट डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर यार हल्क तो एवेंजर्स मूवी के अंदर भी नीचे गिरा था, तो वहां पर तुम लोगों को कुछ भी डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिला। यानी कि ये वाली फीट भी प्लेनेटरी बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जा सकती है। और जो थोर के फैंस हैं उनको भी ये बात पूरी तरीके से पता थी, बट फिर भी वो इस बात को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं, जो कि मेरे हिसाब से तो बिल्कुल भी सही नहीं है। एंड जो ये क्रिएटर्स हैं वो भी देखा देखी में ही कुछ भी बताते रहते हैं, जबकि एक्चुअल में खुद को भी नहीं पता होता है कि वो बता क्या रहे हैं। बट आजकल कुछ ऐसे फैंस भी हैं जो कि इस बात से बचने के लिए अपनी थ्योरीज बनाए जा रहे हैं, और मुझे पता है कि उनको ये थ्योरीज कौन प्रोवाइड कर रहा है। अब हम लोग उनकी बात तो नहीं करेंगे, हम लोग ये जान लेते हैं कि वो वाली थ्योरी क्या है। तो फिर वो अपने आप से ही बता देते हैं कि थोर 1 मूवी के अंदर जो बाइफ्रोस्ट था वो ओपन था, जिस कारण वो प्लेनेटरी लेवल की ड्यूरेबिलिटी पोजेस करता था, और वहीं रैग्नारोक के अंदर वो वाला बाइफ्रोस्ट बंद था, जिस कारण वो इतनी आसानी से टूट जा रहा था। एंड टेक्निकली देखा जाए तो फिर ये लॉजिक पूरी तरीके से बकवास है, बिकॉज कभी उसकी टफनेस कम हो जाती है, कभी ज्यादा हो जाती है। इस बात का तो बिल्कुल भी सेंस बनता नहीं है। एंड यहाँ पर थोर के पास इसके सपोर्ट में भी कोई ऐसा फिट नहीं है जिसके दम पे हम लोग थोर को प्लेनेटरी कंसिडर कर सके, बिकॉज इनके अलावा थोर ने कहीं पर भी ऐसा हिट नहीं मारा है जो कि उसको प्लेनेटरी कंसिडर कर सके, जिसके बेस पे हम लोग बाइफ्रोस्ट वाले फीट को भी प्लेनेटरी कंसीडर कर दे। यानी कि थोर के हिट्स प्लेनेटरी तो कतई नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं कि थोर के हिट्स एक्चुअल में कितने ज्यादा पावरफुल है। तो फिर इस बेस पे हम लोगों को एमसीयू में जो थोर का सबसे ज्यादा पावरफुल वाला हिट देखने को मिला है वो ये है, थोर ने एक ही हिट में पूरी सोकोविया सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड ये वाला फिट सच में काफी ज्यादा ओपी है। यानी कि जो थोर के हिट्स है वो मैक्स टू मैक्स एक सिटी को ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब कुछ लोग बोलेंगे कि वो वाला थोर काफी ज्यादा वीक था, बट अगर तुम लोग टेक्निकली देखोगे तो फिर वो वाला थोर बिल्कुल भी वीक नहीं था, बिकॉज माना कि वो मूवी के बीच में वो वीक हो गया होगा, बट थोर ने ये वाली फीट शो की है मूवी के एंड में। यानी कि थोर के पास यहाँ पर इनफ टाइम था खुद की पावर्स को रीगेन करने के लिए, बिकॉज थोर का पावर सोर्स वो खुद है, वो सुपरमैन की तरह सन के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है। और इसी से रिलेटेड मुझे उनके ऊपर काफी ज्यादा हंसी भी आती है, बिकॉज जब भी बात आती है सुपरमैन की तब वो ये बताते हैं कि सुपरमैन तो न्यूक से भी मर गया, बट उस वक्त वो उस बात को नोटिस नहीं करेंगे कि वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था। जबकि जब भी बात आती है थोर की तब वो उसको काफी ज्यादा वीक बताने की कोशिश करते हैं कि थोर ने अपनी इस फॉर्म के अंदर ऐसे फिट शो कर दी हैं, जबकि रियलिटी में लॉजिक तो वो भी अप्लाई नहीं करते हैं। तो फिर देखा जाए तो फिर थोर के पास यहाँ पर इनफ टाइम था, जिस कारण हम लोग कह सकते हैं कि थोर उस वक्त अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर तो था ही। यानी कि थोर अपने नॉर्मल फॉर्म के अंदर एक सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकता है, बट क्या एक्चुअल में थोर के हिट से सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं? बिकॉज अगर तुम लोग उस सीन को थोड़ा ध्यान से देखोगे तो फिर थोर पहले अपने म्योलिर के अंदर काफी देर तक लाइटनिंग को स्टोर करता है, जिसके बाद जब वो सोकोविया के ऊपर हिट करता है तब हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पर लाइटनिंग चारों मेर फैल जाती है, एंड उसके चलते वो पूरी सिटी डिस्ट्रॉय हो जाती है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो फिर थोर के नॉर्मल जो हिट्स होते हैं वो सिटी को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते हैं। एंड इसके सपोर्ट में भी थोर ने कोई ऐसा हिट नहीं मारा है जिसके दम पे हम लोग कह सकें कि थोर के नॉर्मल हिट्स भी सिटी को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बिकॉज हम लोग थोर के आगे की मूवीज के अंदर भी देख सकते हैं थोर ने इससे भी ज्यादा पावरफुल हिट्स मार रखे हैं, बट उनसे हम लोगों को इस लेवल पर डिस्ट्रक्शन नहीं देखने को मिला है। लाइक थोर ने एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर वकांडा में भी एक हिट मारा था, बट इसका इम्पैक्ट भी बिल्कुल भी इतना ज्यादा नहीं था। तो फिर थोर के हिट्स एक्चुअल में कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं? तो फिर अगर मैं तुम लोगों को नॉर्मली बताऊं तो फिर जो थोर के नॉर्मल हिट्स हैं वो पावरफुल हैं, बट इतने भी पावरफुल नहीं कि हल्क जैसे बीइंग्स को नॉकआउट कर दे या फिर उसको 15-20 फुट तक भी फेंक सके। बट उसके जो लाइटनिंग वाले पंचेज है वो इतने ज्यादा पावरफुल तो होते ही है कि शॉक वेव्स को जनरेट कर दे एंड हल्क जैसे बीइंग्स को काफी दूर तक फेंक दे। बट उसके वो वाले हिट जो कि वो अपने वेपन के सहारे मारता है वो वाले हिट सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं, बिकॉज यहाँ पर सिंपल सा लॉजिक है। एक तो तुम अपने मुक्के से ईंट को तोड़ के देखो और दूसरी बार थोड़े से ईंट को तोड़ के देखो, सिंपल सी बात है, थोड़े से ईंट जल्दी टूटेगी। और सेम लॉजिक यहीं पर भी अप्लाई होता है। और फाइनली अगर थोर अपने वेपन के अंदर काफी ज्यादा लाइटनिंग को स्टोर करके एक पावरफुल हिट मार दे तो फिर वो ज्यादा से ज्यादा एक सिटी लेवल तक ही डिस्ट्रक्शन कर सकता है। यानी कि अगर हम लोग थोर के यहाँ पर हिट्स को देखें तो फिर वो प्लेनेटरी कतई भी नहीं, ज्यादा से ज्यादा वो सिटी लेवल तक ही डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं। यानी कि थोर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा सिटी लेवल के ही हिट्स प्रोड्यूस कर सकता है।
तो अब हम लोग बात कर लेते हैं सुपरमैन की स्ट्रेंथ की। और इससे भी पहले मैं तुम लोगों को एक और बात बताना चाहूंगा कि हम लोग यहाँ पर जस्टिस लीग को ऐड नहीं करेंगे, बल्कि जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग को ही ऐड करेंगे। यानी कि जस्टिस लीग मूवी के अंदर जो कुछ भी हुआ है उसका यहाँ पर कोई भी सेंस नहीं बनेगा, सिर्फ और सिर्फ हम लोग यहाँ पर जैक स्नाइडर वाली जस्टिस लीग की बात करेंगे। तो फिर इसीलिए मैं तुम लोगों को पहले ही बोल दे रहा हूँ कि उसके कोई भी सीन को तुम लोग यहाँ पर ऐड मत करना। और अब हम लोग अगर बात करें सुपरमैन की, तो फिर सुपरमैन अपीयरेंस वाइज थोर से स्ट्रॉन्गर देखने को मिला है, बट क्या सुपरमैन के फीट्स भी थोर से ज्यादा बेटर है? तो फिर चलो देख लेते हैं। तो जो सुपरमैन का जो स्टार्टिंग का जो लेवल आता है वो है प्लेनेटरी, और हम लोगों को सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्या सुपरमैन प्लेनेटरी है या फिर नहीं। तो फिर इसके अंदर जो सबसे पहला पॉइंट आता है वो ये है कि अपने बैटमैन ने खुद सुपरमैन को पावरफुल देन प्लेनेट बोला है। यानी कि टेक्निकली देखा जाए तो फिर सुपरमैन एक प्लेनेट से ज्यादा स्ट्रॉन्ग कंसिडर किया जा सकता है। अब बहुत से लोग इस बात को नहीं मानते हैं, और बेसिकली देखा जाए तो फिर उनका कुछ हो भी नहीं सकता है, बिकॉज वो उधर उधर से स्टेटमेंट्स को तो उठा के ले आएंगे, बट वो बात जो कि खुद बैटमैन ने इस मूवी के अंदर बोली है उसको कभी भी वो लोग ऐड नहीं करेंगे, जिनका कोई भी सेंस बनता नहीं है। बिकॉज जो चीज मूवी के अंदर दिखाई गई है उनको तो एटलीस्ट ऐड करना ही चाहिए, लेकिन वो सबसे पहले उन्हीं स्टेटमेंट को ऐड करेंगे जिनको पता नहीं वो कहाँ से उठा के लाते हैं। बट ये वाली बात हम लोगों को मूवी के अंदर देखने को मिली है, एंड ये वाली बात खुद बैटमैन ने बोली है, जो कि मोस्ट इंटेलिजेंट बीइंग्स में से एक कंसिडर किया जाता है। और इसी के साथ ही उसने सुपरमैन के ऊपर 2 से 2.5 सालों तक रिसर्च भी की है, और उसके बाद उसका ये कहना कि सुपरमैन पावरफुल देन प्लेनेट है, इसका काफी ज्यादा सेंस बनता है। और अगर हम लोग इधर उधर से स्टेटमेंट्स को ऐड करने वाले हैं तो फिर हमको बेसिकली इस स्टेटमेंट को तो सबसे पहले ऐड करना चाहिए। बट इसके बाद बात निकल के आती है कि क्या बैटमैन ने जो ये वाली बात बोली है इसके सपोर्ट में सुपरमैन ने ऐसा कुछ शो भी किया है? तो इसका जवाब है हाँ, सुपरमैन ने बहुत से ऐसे फीट्स एंड इनके अलावा सुपरमैन की अपीयरेंस भी कुछ ऐसी ही है कि सुपरमैन को हम लोग पावरफुल देन प्लेनेट कंसिडर कर सकते हैं, और वो मैं तुम लोगों को अब एक्सप्लेन भी करने वाला हूँ। तो फिर तुम लोग यहाँ पर वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो फिर सबसे पहले हम लोग सुपरमैन की अपीयरेंस पे आ जाते हैं। तो फिर सुपरमैन मैन ऑफ स्टील के अंदर भी हम लोगों को काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला, जहाँ पर उसके पंचेज कुछ इस लेवल पे इम्पैक्ट जनरेट कर रहे थे, और उसने नामेक को भी एक इतना ज्यादा पावरफुल पंच मारा था कि नामेक सीधे जाके ट्रेन से टकराया था, और उसके इम्पैक्ट से जो पीछे उसके 2 ट्रेन थी वो पटरियों से नीचे उतर गई थी। इसके बाद स्नाइडर कट में उसने पूरी जस्टिस लीग के साथ जस्ट कैजुअली सोलो कर लिया था, एंड वहाँ पर तो उसने सनलाइट भी एब्जॉर्ब नहीं की थी, और जस्टिस लीग का कोई भी मेंबर उसको हिला तक नहीं पाया था। एंड इस टीम के अंदर वंडर वुमेन भी थी, जो कि इससे पहले जस्ट कैजुअली फाइट कर रही थी डूम्सडे के साथ। एंड जो डूम्सडे है वो किसी 1 मेगाटन ऑफ TNT वाले न्यूक्लियर बम से कम नहीं है, बिकॉज हम लोग देख ही चुके हैं कि वो स्टार्टिंग में जितना ज्यादा पावरफुल था एंड तक उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल बन गया था। और अगर मैं तुम लोगों को इसका एग्जांपल दूं तो फिर तुम लोग उसके स्ट्राइक से समझ सकते हो। वो स्टार्टिंग के अंदर जितना ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक करता है, सेकंड टाइम पे उससे 1000 गुना ज्यादा पावरफुल स्ट्राइक करता है। एंड तुम लोग देख ही सकते हो कि उसने स्ट्राइकर आइलैंड का क्या हाल कर दिया था सिंगल स्ट्राइक के अंदर, और उसकी जो ये वाली स्ट्राइक है वो उस आइलैंड के भी बाहर तक निकल गई थी। यानी कि उसने ऊपर से उस पूरे आइलैंड को डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। एंड उसकी जो फाइनल स्ट्राइक थी वो ऑब्वियस सी बात है सबसे ज्यादा पावरफुल कंसिडर की जा सकती है। यानी कि जो डूम्सडे है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल बीइंग था, एंड वंडर वुमन इजीली उसको नीचे गिरा पा रही थी, बट सुपरमैन को ये कैरेक्टर जस्ट हिला तक नहीं पाई थी, जो कि शो करता है सुपरमैन की पावर को। एंड इनके अलावा सुपरमैन ने स्टेपनवुल्फ को जस्ट कैजुअली बीट किया, एंड वहां पर सुपरमैन के पंचेस के इंपैक्ट से वो पूरा पावर प्लांट सेक कर रहा था, जो कि शो करता है सुपरमैन की पावर को कि DCEU के अंदर हम लोगों को उसको काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को मिला है। और अब हम लोग आ जाते हैं उसके फीट्स के ऊपर। तो फिर उसके अंदर जो सबसे पहला फीट आता है या फिर अपीयरेंस आती है वो ये है कि सुपरमैन की सोनिक स्क्रीम काफी ज्यादा पावरफुल है। और जैसा कि तुम लोग जैक स्नाइडर की जस्टिस लीग मूवी के अंदर देख चुके हो, जब डूम्सडे उसको किल करता है तब सुपरमैन इतनी ज्यादा पावर के साथ चिल्लाता है कि उससे शॉक वेव्स क्रिएट हो जाती है, और ये वाली शॉक वेव पूरे अर्थ का चक्कर लगाने लगती है। इवन ये वाली शॉक वेव थेमिस्केरा तक भी पहुंच जाती है, इवन अंडर वाटर ओशियन में जाके एटलांटिस तक भी पहुंच जाती है। अब आई नो तुम में से बहुत से लोगों को ये वाली बात बहुत ही छोटी लग रही होगी, बट क्या तुम लोगों ने कभी सोचा है कि तुम लोगों को अगर इस लेवल की शॉक वेव्स क्रिएट करनी हो तो फिर किस लेवल की पावर चाहिए होगी? कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को बता देता हूँ। तो फिर हाल ही में 2022 में एक बहुत ही ज्यादा पावरफुल इरप्शन हुआ है, और उसका नाम है हुंगा टोंगा इरप्शन। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि इस इरप्शन के अंदर ऑलमोस्ट 60 मेगाटन ऑफ TNT के लेवल का एक्सप्लोजन हुआ था। अब कुछ जगहों पर काफी ज्यादा भी दिखा रहा था, बट ये वाला एक्सप्लोजन कुछ भी कहो, जो मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब यानी कि जार बॉम्बा उससे भी ज्यादा है, बिकॉज उसका एक्सप्लोजन ऑफ TNT है 57 मेगाटन ऑफ TNT, और इस इरप्शन का TNT था 60 मेगाटन ऑफ TNT। और मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो जार बॉम्बा है वो हिरोशिमा पे गिरे हुए बम से ऑलमोस्ट 3333 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो तुम लोग सोच सकते हो कि जार बॉम्बा का लेवल क्या होगा, और जो ये वाला इरप्शन हुआ था उसका लेवल क्या होगा। और इसकी जो शॉक वेव थी वो पूरे अर्थ के ऊपर ट्रेवल कर रही थी, जिनसे तुम लोग इस बात का अंदाजा लगा सकते हो कि सुपरमैन की ये वाली सोनिक स्क्रीम अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी कितनी ज्यादा पावरफुल थी, एंड क्यों बैटमैन ने सुपरमैन को पावरफुल देन प्लेनेट बीइंग कंसिडर किया होगा। और अगर ये वाली बात भी तुम लोगों को छोटी लग रही है तो फिर कोई बात नहीं, आगे तो हम लोग इससे रिलेटेड और भी कई सारी बातें करने वाले हैं। और अगर हम लोग नेक्स्ट फीट की बात करें सुपरमैन की, तो फिर आती है कि सुपरमैन ने टेक्टोनिक प्लेट्स को मूव किया है। अब आई नो ये वाली बात एक न्यूज़पेपर के ऊपर ही लिखी हुई थी, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि वो वाला न्यूज़पेपर था बैटकेव के अंदर, एंड हम सभी को भी पता है कि बैटमैन ने सुपरमैन के ऊपर 2 सालों तक रिसर्च की थी, यानी कि उस न्यूज़पेपर के अंदर जो भी लिखा हुआ था वो एकदम सही था, और इसी कारण बैटमैन ने वहां पर उसको लगा भी रखा था। और जो टेक्टोनिक प्लेट होती है वो काफी ज्यादा मैसिव होती है, और उनकी जो थिकनेस होती है वो भी किलोमीटर्स के अंदर होती है। तो फिर तुम लोग अंदाजा लगा सकते
सकते हो कि टेक्टोनिक प्लेट कितनी ज्यादा मैसिव होती होगी। बट आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि टेक्टोनिक प्लेट वाले फीट को भी काफी ज्यादा लो लेवल पे बताने की कोशिश करते हैं, जो कि एकदम बकवास बात है। और मैंने भी ऐसी एक कैलकुलेशन देखी थी जिसके अंदर एक बंदा बता रहा था कि सुपरमैन को सिर्फ और सिर्फ 60 ट्रिलियन ऑफ वेट ही लिफ्ट किया था, जो कि एकदम बकवास है। बिकॉज अगर तुम लोग थोर की निरावेली वाले फीट को देखोगे तो फिर उसके अंदर भी थोर को ऑलमोस्ट 1000 ट्रिलियन ऑफ टन का वेट लिफ्ट करना पड़ा होगा। एंड थोर ने भी तो उसको लिफ्ट किया था। और टेक्टोनिक प्लेट तो इतनी ज्यादा बड़ी होती है कि तुम लोग उसके ऊपर निरावेलियर की हजारों रिंग्स रख सकते हो। तो फिर टेक्टोनिक प्लेट वाली फीट के अंदर सुपरमैन को सिर्फ और सिर्फ 60 ट्रिलियन ऑफ वेट ही कैसे लिफ्ट करना पड़ा होगा, तुम लोग मुझे ये एक्सप्लेन करके बताओ। बट अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो फिर सुपरमैन को टेक्टोनिक प्लेट को मूव करने के लिए पहले उसको लिफ्ट करना पड़ा होगा और फिर कहीं जाके सुपरमैन को उसको मूव करना पड़ा होगा। बिकॉज टेक्टोनिक प्लेट इतनी ज्यादा मैसिव होती है कि तुम लोग उसको साइड से पकड़ के मूव नहीं कर सकते हो। और जो ये वाली फीट है वो इंस्पायर्ड है 90s में सुपरमैन मूवी से, जहाँ पर क्रिस्टोफर रीव्स वाले सुपरमैन ने भी टेक्टोनिक प्लेट को अपने कंधों पे लिफ्ट करके मूव किया था, जो कि शो करता है कि सुपरमैन यहाँ पर कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। बिकॉज टेक्टोनिक प्लेट का वेट भी क्विंटिलियंस ऑफ टन्स के अंदर होता है। और इस फीट को मैं सिर्फ और सिर्फ सपोर्टिंग के लिए यूज करूंगा। बिकॉज बहुत से लोग बोल देंगे कि ये वाली फीट ऑफ स्क्रीन है, तो फिर मैं उनसे एक बात बोलना चाहूंगा कि तुम लोग ऑफ स्क्रीन बताए गए स्टेटमेंट्स को कैसे ऐड कर सकते हो, बिकॉज उनका भी तो फिर कोई भी सेंस नहीं बनता है। कोई बात नहीं, हम लोग और भी कई सारे फीट्स है जिनको हम लोग ऐड कर लेते हैं। नेक्स्ट फीट आता है कि सुपरमैन ने मदर बॉक्सेस को सेपरेट कर दिया है, जो कि काफी ज्यादा बड़ी फीट है। बिकॉज मदर बॉक्सेस को बेशक तुम लोग प्लेनेटरी लेवल पे ही कंसिडर क्यों ना करो, बट अगर तुम लोग टेक्निकली देखोगे तो फिर मदर बॉक्सेस का लेवल इजीली सोलर सिस्टम लेवल पे जाता है। बिकॉज मदर बॉक्सेस का काम ही कुछ ऐसा ही है। मदर बॉक्सेस किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म, रीशेप एंड डिस्ट्रॉय तक कर सकते हैं। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि किसी भी प्लेनेट का साइज सिर्फ और सिर्फ अर्थ जितना ही नहीं होता है। यूनिवर्स के अंदर बहुत से ऐसे प्लेनेट भी मौजूद होंगे जो कि अर्थ से बहुत ही ज्यादा बड़े होंगे। और जो मदर बॉक्सेस है वो किसी भी प्लेनेट को टेराफॉर्म कर सकते हैं। और कुछ लोगों का तो ये भी मानना है कि मदर बॉक्सेस सिर्फ और सिर्फ सरफेस को ही टेराफॉर्म करते हैं, जो कि एकदम बकवास बात है। बिकॉज इस बेस पे देखा जाए तो फिर जो प्लेनेट टेराफॉर्म होता है वो कभी भी लाइफ को सपोर्ट कर ही नहीं सकता है। बिकॉज लाइफ को सपोर्ट करने के लिए बहुत सी चीजें मायने रखती है। एंड अगर हम लोग अर्थ का भी एग्जांपल ले तो फिर अर्थ के अंदर हुआ एक छोटा सा भी चेंज पूरे लाइफ को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिर तुम लोग सोच सकते हो कि एक प्लेनेट ऊपर से कोई और प्लेनेट हो, नीचे से कोई और, उस बेस पे वो लाइफ को कैसे ही सपोर्ट कर सकता है। यानी कि मदर बॉक्सेस किसी भी प्लेनेट को पूरी तरीके से टेराफॉर्म करके रख सकता है। और अगर हम लोग थोड़ा इसको हाई लेवल पे देखें तो फिर मदर बॉक्सेस सोलर सिस्टम लेवल पे भी वर्क करता है। बिकॉज तुम लोग इमेजिन करो कि अगर मदर बॉक्सेस को किसी और प्लेनेट को अर्थ के अंदर कन्वर्ट करना हो तो फिर उसको सोलर सिस्टम लेवल पे ही वर्क करना पड़ेगा। बिकॉज उस प्लेनेट को लाइफ को सपोर्ट करने के लिए हैबिटेबल जोन में भी होना जरूरी है। एंड और भी बहुत सी ऐसी चीजें जो कि सोलर सिस्टम लेवल पे वर्क करती हो, तभी कहीं जाके वो ह्यूमंस के लिए सपोर्ट कर पाएगा। यानी कि मदर बॉक्स सच में काफी ज्यादा पावरफुल ऑब्जेक्ट होते हैं। और मदर बॉक्सेस को इससे पहले सेपरेट किया था ज्यूस ने। एंड ज्यूस कितना ज्यादा पावरफुल कैरेक्टर है मैं तुम लोगों को कई सारी वीडियोज के अंदर बता ही चुका हूँ। बट आजकल कुछ लोग ऐसे भी है जो कि ज्यूस को भी काफी ज्यादा वीक बताने में लगे हुए हैं। एंड ऐसा भी बताते हैं कि यूक्सस ने भी ज्यूस की लाइटनिंग को सर्वाइव कर लिया था। एंड सेम यूक्सस लकड़ी से बने हुए तीरों से इंजर्ड हो गया था। तो फिर मुझे तो समझ नहीं आता कि यार उनका दिमाग कहाँ पर जाता है। खुद को वो सोच तो करते हैं कि वो काफी ज्यादा इंटेलिजेंट होंगे, बट उनके अंदर दिमाग बिल्कुल भी नहीं होता है। जो वो लकड़ी वाले एरोस थे वो थे आर्टिमस के। एंड आर्टिमस के एरोस सच में काफी ज्यादा पावरफुल होते हैं। उसने इजीली यूक्सस का स्पेसशिप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड हम लोग देख ही चुके हैं कि हिप्पोलिटा ने भी आर्टिमस के एरो को यूज किया था। एंड वो कई हजार किलोमीटर दूर जाके उस टेम्पल को जला दिया था। यानी कि ये वाले एरो भी काफी ज्यादा मिस्टिकल हैं। और अगर हम लोग ओल्ड गॉड्स के वेपन्स को देखें तो फिर ओल्ड गॉड्स के वेपन्स भी एक्सट्रीमली पावरफुल होते हैं। अगर मैं तुम लोगों को इसका एग्जांपल दूं तो फिर पोसाइडन ने अपना मिस्टिकल स्टील दिया था ह्यूमंस को, यानी कि अटलांटियंस को। अटलांटियंस ने उससे बनाया एक ट्राइडेंट। एंड वो ट्राइडेंट इतना ज्यादा पावरफुल था कि एक ही स्ट्राइक में एंटायर कॉन्टिनेंट को डिस्ट्रॉय कर दिया था। तुम लोग सोच के देखो कि ओल्ड गॉड्स के मेटल से जब ह्यूमंस ही इतना ज्यादा पावरफुल वेपन बना सकते हैं तो फिर खुद गॉड्स के वेपन्स कितने ज्यादा पावरफुल होंगे। एंड जो DCEU का ज्यूस है वो अपनी डाइंग ब्रीज से ही एंटायर आइलैंड को क्रिएट कर चुका है, तो फिर उसकी लाइटनिंग स्ट्राइक कितनी ज्यादा पावरफुल होगी अपने पीक में। मींस ऑब्वियसली सुपरमैन की ये वाली फीट भी प्लेनेटरी कंसिडर की जा सकती है। बट अगर हम लोग बात करें नेक्स्ट फीट की तो फिर नेक्स्ट आती है कि सुपरमैन ने काफी आसानी से स्टेपनवुल्फ की एक्स को डिस्ट्रॉय करके रख दिया। एंड जो सेम स्टेपनवुल्फ की एक्स है उसको तुम लोग लो बॉल में भी सिटी लेवल पे स्केल कर ही सकते हो कि उसकी टफनेस सिटी लेवल पे तो होगी ही होगी। बिकॉज यार उसको स्टेपनवुल्फ हजारों सालों से यूज कर रहा है। एंड हम लोग मूवी के अंदर देख चुके हैं कि उसने काफी आसानी से एक स्ट्राइक में एक टाउन लाइक एरिया डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। मींस ऑब्वियस सी बात है उसकी खुद की टफनेस उससे तो कहीं गुना ज्यादा रही होगी। बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। और जो अपना सुपरमैन है उसने एक ही अटैक में उसको डिस्ट्रॉय करके रख दिया। एंड तुम लोग वहाँ पर उसका हिट भी देख सकते हो। क्या तुम लोगों को लगता है कि वहाँ पर उसने अपना पोटेंशियल भी यूज किया होगा? ऑब्वियस सी बात है बिल्कुल भी नहीं। बट अगर हम लोग बात करें सुपरमैन के फाइनल फीट की, इसको मैं DCU के अंदर सुपरमैन का सबसे ज्यादा पावरफुल एंड बड़ा फीट भी मानता हूँ। बट टेक्निकली देखा जाए तो वो सुपरमैन का इतना बड़ा भी फीट नहीं है। बट जिस सिचुएशन में सुपरमैन ने ये वाला फीट परफॉर्म किया है तो वो सुपरमैन का सबसे बड़ा फीट भी माना जा सकता है। और वो ये है कि सुपरमैन ने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय किया है। अब आई नो बहुत से लोगों को ये बहुत ही छोटी फीट लग रही होगी, बट रुको मैंने इसके ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की है। बिकॉज मुझे हमेशा से ही पता था कि ये वाली फीट सच में काफी ज्यादा बड़ी है। और मैंने गूगल के ऊपर भी काफी ज्यादा सर्चेस किए थे इससे रिलेटेड, बट मुझे कहीं पर भी रियल आंसर नहीं मिला। बट फाइनली मैंने सोचा कि इसको मैं अपने
वाले हिसाब से हैंडल करता हूँ और मैंने इस सीन को काफी बार देखा एंड फाइनली मुझे यहाँ पर एक क्लू मिल गया और वो वाला क्लू ये है कि जब वर्ल्ड इंजन स्पेस से अर्थ के ऊपर क्रैश करता है तब वो इतना ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट जनरेट करता है कि उसके सिर्फ शॉक वेव से ही उसके पास वाला माउंटेन डिस्ट्रॉय हो जाता है। यानी कि जो वर्ल्ड इंजन है वो अर्थ पे इतनी जोर से टकराया था कि उसका सिर्फ इंपैक्ट ही इतना ज्यादा कैपेबल था कि एक माउंटेन को डिस्ट्रॉय कर दे, जो कि सच में एक बार सोचने को तो मजबूर करती है। तो फिर मैंने फिर से गूगल के ऊपर काफी ज्यादा सर्चेज किए कि माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितनी ज्यादा पावर चाहिए होगी एंड मुझे कहीं पर भी एक रियल आंसर नहीं मिला। बट एक दिन की मेहनत के बाद मुझे एक ऐसी लिस्ट मिली जो कि काफी ज्यादा चौंका देने वाली थी, जिसमें मोस्ट पावरफुल इरप्शंस के बारे में बताया गया था एंड उन्हीं में ही आता है टेम्बोरा इरप्शन। और इस इरप्शन को सबसे ज्यादा पावरफुल इरप्शन भी माना जाता है बिकॉज जिसमें जो एक्सप्लोजन हुआ था वो था ऑलमोस्ट 800 मेगाटन ऑफ TNT के लेवल का, जो कि मोस्ट पावरफुल न्यूक्लियर यानी कि जार बम्बा से ऑलमोस्ट 7 गुना ज्यादा पावरफुल है बिकॉज जार बम्बा का TNT लेवल भी 57 मेगाटन ऑफ TNT ही है। और क्या तुम लोगों को पता है कि इतना ज्यादा पावरफुल एक्सप्लोजन होने के बाद भी ये सिर्फ और सिर्फ माउंटेन का जो ऊपर का हिस्सा है उसी को ही डिस्ट्रॉय कर पाया था, यानी कि इस माउंटेन का ऑलमोस्ट 1500 मीटर की जो हाइट थी इसने कम कर दी थी, जो कि काफी ज्यादा शॉकिंग बात है। तो फिर मैंने इसी से ही रिलेटेड और भी कई सारे इरप्शंस के ऊपर रिसर्च की, तब मुझे और भी कई सारे इरप्शंस के बारे में पता चला और ये भी बात पता चली कि जो माउंटेन्स है वो कितने ज्यादा टफ होते हैं, उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए कितनी ज्यादा पावर चाहिए होती है। जिनके अंदर अगर मैं तुम लोगों को कुछ पावरफुल इरप्शंस के बारे में बताऊं जिनको हम लोग यहाँ पर ऐड करने वाले हैं, तो फिर उनके अंदर आते हैं क्रेकेटोवा इरप्शन एंड माउंट पिनाटुबो इरप्शन है एंड इनके अलावा और भी कई सारे हो सकते हैं। एंड इस बेस पे अगर मैं तुम लोगों को बताऊं कि इस माउंटेन को डिस्ट्रॉय करने के लिए तुम लोगों को कितनी पावर चाहिए होगी, तो फिर इसके लिए ऑलमोस्ट हम लोगों को 150 मेगाटन ऑफ TNT की पावर तो चाहिए ही होगी। एंड मैंने ये वाला नंबर इन इरप्शंस के बेस पे ही बताया है। बट अगर हम लोग इसको लो बॉल में भी लेके चले तो फिर हम लोग यहाँ पर 20 मेगाटन ऑफ TNT को ले लेते हैं, जो कि मुझे पता है काफी ज्यादा कम है, बट हम लोग यहाँ पर लो लेवल में ही सुपरमैन को रैंक करने वाले हैं। मैं तुम लोगों को फिर से जार बम्बा का नाम बताने वाला हूँ। उसका TNT लेवल 57 मेगाटन ऑफ TNT था, जो कि हिरोशिमा पे गिरे हुए बम से ऑलमोस्ट 3333 गुना ज्यादा पावरफुल था। और यहाँ पर जो नंबर निकल के है वो है 20 मेगाटन ऑफ TNT, यानी कि उस टाइम पे वर्ल्ड इंजन अर्थ के ऊपर इतना जोर से हिट किया था कि उसका सिर्फ इम्पैक्ट ही 20 मेगाटन ऑफ TNT के लेवल के एक्सप्लोजन के लेवल की शॉक वेव प्रोड्यूस कर दिया था, यानी कि जो एक्चुअल हिट था वो उससे मच पावरफुल था। बट अगर हम लोग यहाँ पर लो बॉल में भी इसको लेके चले और अगर हम लोग ये माने कि वो वाला हिट इसकी शॉक वेव से ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा पावरफुल था, तो फिर हम लोगों को नंबर मिलेगा 200 मेगाटन ऑफ TNT का। तो क्या वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 200 मेगाटन ऑफ TNT की ही पावर की जरूरत पड़ती है? तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज अगर वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ इतनी पावर की जरूरत होती तो फिर वर्ल्ड इंजन यहाँ पर कब का डिस्ट्रॉय हो चुका होता एंड जो जनरल जोर्ड है वो भी इसको एक सॉफ्ट लैंडिंग के जरिए ही अर्थ के ऊपर गिराता, ना कि इस तरीके से। और वर्ल्ड इंजन भी उसके बाद काफी आसानी से अर्थ को टेराफॉर्म कर रहा था, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि ये इसके लिए मामूली सी बात है, यानी कि इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इससे भी कहीं गुना ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती होगी। बट अगर हम लोग इसको भी लो बॉल में लेके चले और अगर हम लोग ये माने कि इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए इससे ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा पावर की जरूरत पड़ती होगी, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर नंबर मिलेगा 2000 मेगाटन ऑफ TNT का। तो फिर अब सवाल आता है कि क्या सुपरमैन ने इसको डिस्ट्रॉय करने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2000 मेगाटन ऑफ TNT की ही पावर लगाई होगी? तो फिर इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इस टाइम पे वर्ल्ड इंजन सुपरमैन के अगेंस्ट एक ग्रेविटी बीम भी फायर कर रहा था एंड ये वाली ग्रेविटी बीम अर्थ की ग्रेविटी से मच पावरफुल थी, बिकॉज इसने काफी आसानी से बिल्डिंग्स एंड कार को डिस्ट्रॉय कर दिया था। एंड हम लोग बाद में देख सकते हैं कि वहाँ पर एक मैदान सा बन गया था, यानी कि बिल्डिंग्स का वहाँ पर नामो निशान तक नहीं था जहाँ तक वो ग्रेविटी बीम फैली हुई थी। और वर्ल्ड इंजन के भी नीचे हम लोग देख सकते हैं कि जब सुपरमैन ने उसको डिस्ट्रॉय किया था तब उसके बाद जो वो वाला माउंटेन था वो सी लेवल से भी नीचे चला गया था, जो कि तुम लोग BVS के अंदर भी देख सकते हो। बट अगर हम लोग इसको भी लो लेवल में लेके चले और अगर हम लोग ये माने कि ये वाली ग्रेविटी बीम अर्थ की ग्रेविटी से ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा पावरफुल रही होगी, यानी कि सुपरमैन का ये वाला हिट भी ऑलमोस्ट 10 गुना ज्यादा पावरफुल रहा होगा, यानी कि जितनी पावर वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए चाहिए ये वाला हिट ऑलमोस्ट उससे 10 गुना ज्यादा पावरफुल था, यानी कि जो एक्चुअल नंबर अब निकल के आएगा वो होगा 20,000 मेगाटन ऑफ TNT। एंड ये वाला जो नंबर है वो एक्चुअल में काफी ज्यादा बड़ा है अगर तुम लोग इसको जार बम्बा से कंपेयर करते हो तो। और अब एक और बात निकल के आती है कि क्या सुपरमैन इतनी पावर जनरेट कर सकता है? तो भी इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इस टाइम पे सुपरमैन अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था एंड हम सभी को ही पता है कि सुपरमैन क्रिप्टोनियन एनवायरनमेंट के अंदर ह्यूमन जितना वीक हो जाता है। एंड इस टाइम पे सुपरमैन अपनी एक वीक फॉर्म में था, यानी सुपरमैन अगर अपनी नॉर्मल फॉर्म में होता तो इससे भी पावरफुल हिट मार सकता था, यानी जो अपना ब्लैक सूट सुपरमैन है वो इससे तो कहीं गुना ज्यादा पावरफुल हिट मार सकता है। और अगर हम लोग इस वर्ल्ड इंजन वाली फीट को लो बॉल में मिले तो भी ये एक लार्ज कंट्री लेवल की फीट है एंड जो सुपरमैन का हिट है वो मल्टीपल कंट्रीज को डिस्ट्रॉय करने की ताकत रखता है। और अगर ब्लैक सूट सुपरमैन अपनी फुल पोटेंशियल के साथ हिट मार दे तो फिर ऑब्वियसली कॉन्टिनेंटल लेवल पर डिस्ट्रक्शन कर सकता है, यानी कि इससे क्लियरली प्रूव हो जाता है कि क्यों बैटमैन ने सुपरमैन को पावरफुल देन प्लैनेट बीइंग कंसीडर किया होगा। और इन फीट्स को देखते हुए क्लियरली जो अपना DCU का सुपरमैन है वो अपने MCU के थोर से मच पावरफुल निकल के आता है स्ट्रेंथ के मामले में। और इन दोनों की स्ट्रेंथ में भी जमीन आसमान का हम लोगों को फर्क देखने को मिला है, बिकॉज सुपरमैन ने मदर बॉक्सेस को सेपरेट करके और टेक्टोनिक प्लेट को शिफ्ट करके थोर से भी बेटर लिफ्टिंग स्ट्रेंथ शो की है। और इसी के साथ ही उसने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करके थोर के किसी भी पावरफुल हिट से ज्यादा पावरफुल हिट मार के दिखाया है, जो कि शो करता है कि सुपरमैन थोर के मुकाबले बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग बीइंग कंसीडर किया जा सकता है।
और अब अगर हम लोग आगे बात करें ड्यूरेबिलिटी की, इन दोनों में ज्यादा ड्यूरेबल कौन है, और इसमें भी अगर हम लोग सबसे पहले बात करें सुपरमैन की, तो फिर सुपरमैन हम लोगों को DCEU के अंदर काफी ज्यादा ड्यूरेबल तो देखने को मिला है, बट उसके जो फेट्स है वो सच में काफी ज्यादा कम है एंड उसको ड्यूरेबिलिटी में भी काफी ज्यादा लो लेवल पे रैंक किया जाता है। बट तुम लोग एक्चुअल में देखोगे तो फिर सुपरमैन ने इनवल्नरेबिलिटी वाली फीट्स शो किए हैं। बट इससे भी पहले हम लोग ये बात कर लेते हैं कि सुपरमैन हम लोगों को कितनी बार इंजर्ड देखने को मिला है। तो फिर मैंने जहां तक काउंट किया है उस बेस पे सुपरमैन हम लोगों को 5 बार इंजर्ड देखने को मिला है, जिसमें फर्स्ट टाइम हम लोगों को मैन ऑफ स्टील के अंदर देखने को मिला था, जहां पर सुपरमैन जनरल जोर्ड के शिप पे जाता है एंड उसके मुंह से ब्लड निकलने लगता है एंड हम सभी को भी पता है कि वहां पर क्रिप्टोनियन एनवायरनमेंट था, जिस कारण वो काफी ज्यादा वीक हो गया था एंड उसके लिए वो वाला एनवायरनमेंट पॉइजन की तरह वर्क कर रहा था, यानी कि उस टाइम पे भी वो काफी ज्यादा वीक था। एंड सेकंड टाइम उसको इंजर्ड किया था बैटमैन ने क्रिप्टोनाइट स्पीयर के दम पे एंड हम सभी को भी पता है कि सुपरमैन की वीकनेस क्रिप्टोनाइट है, जिस कारण वो वहां पर उसको इंजर्ड कर पाया था। एंड तीसरी बार हम लोगों को वो इंजर्ड देखने को मिला था कि न्यूक्लियर बॉम्ब ने सुपरमैन को इंजर्ड कर दिया था। अब बहुत से लोग इसको ही सुपरमैन की सबसे बड़ी फीट मानते हैं, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि सुपरमैन उस टाइम पे काफी ज्यादा वीक था, तो फिर तुम लोग इस बात को भी जरूर से ऐड किया करो, बिकॉज फर्स्ट टाइम तो वहां पर रात का वक्त था एंड बैटमैन ने उसको क्रिप्टोनाइट से भी वीक कर दिया था एंड सुपरमैन के पास खुद को हील करने का भी मौका नहीं था वहां पर। वहां से सीधे ही वो डूम्सडे के आगे चला जाता है, डूम्सडे वहां पर उसको नॉकआउट कर देता है, जिसके बाद डूम्सडे वहां पर डिस्ट्रक्शन मचाने लगता है एंड सुपरमैन बिना कुछ सोचे उसको स्पेस में ले जाता है एंड वहां पर न्यूक्लियर बॉम्ब उसको इंजर्ड कर देता है। एंड मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो न्यूक्लियर बॉम्ब सुपरमैन से हिट किया था, वो न्यूक्लियर बॉम्ब हिरोशिमा के ऊपर गिरे न्यूक्लियर बॉम्ब से 15 गुना ज्यादा पावरफुल था। एंड अब बहुत से लोग यहाँ पर बोलते हैं कि वहां पर वो स्पेस के अंदर फटा था, तो फिर वो वाला न्यूक्लियर बॉम्ब वहां पर इतना ज्यादा पावरफुल नहीं था। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि एक्सप्लोजन चाहे स्पेस में हो या फिर अर्थ पे, उसका जो एक्सप्लोजन ऑफ TNT होता है वो हर जगह पर सेम होता है। एंड यहाँ पर जो सेकंड बात आती है वो ये है कि डूम्सडे ने उसको एब्जॉर्ब कर लिया था। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि वहां पर जो एनर्जी रिलीज हुई थी वो दोनों के ऊपर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हुई थी, यानी कि दोनों ने इक्वली डिस्ट्रक्शन को झेला था, बिकॉज ऑब्वियस बात है जो ब्लास्ट है वो चारों ओर फैलता है। एंड अगर डूम्सडे इतनी जल्दी एनर्जी को एब्जॉर्ब करता तो फिर हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि अर्थ के ऊपर जब उसके ऊपर मिलिट्री वेपन्स हिट कर रहे थे तो फिर डूम्सडे को उनको एब्जॉर्ब करने के लिए काफी ज्यादा टाइम चाहिए था। एंड यहाँ पर तो इतना ज्यादा पावरफुल अटैक था, तो फिर ऑब्वियस सी बात है डूम्सडे उसको इतनी जल्दी तो हील बिल्कुल भी नहीं कर पा रहा था। यानी कि सुपरमैन ने यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल न्यूक्लियर बॉम्ब तो जला था, बट हम लोगों को यहाँ पर एक और बात ऐड करनी होगी कि सुपरमैन इस टाइम पर अपनी वीकेस्ट फॉर्म में था। और अब अगर हम लोग आगे बात करें कि सुपरमैन हम लोगों को कहाँ पर इंजर्ड देखा है, तो फिर वो ये है कि डूम्सडे ने उसको किल कर दिया था एंड उस टाइम पे भी वो काफी ज्यादा वीक था बिकॉज ऑफ क्रिप्टोनाइट स्पीयर। एंड फाइनली हम लोगों को जस्टिस लीग की जैक स्नाइडर मूवी के अंदर देखने को मिला कि मदर बॉक्सेस ने भी सुपरमैन को डिसइंटीग्रेट कर दिया था। अब बहुत से लोगों को ये वाली एक छोटी सी बात लगती है, मुझे पता है कि उन लोगों को भी इसकी रियलिटी पता है, बट वो सिर्फ और सिर्फ डाउन प्ले करने के लिए कुछ भी बोलते रहते हैं। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि ये एक मिस्टिकल अटैक था एंड बैटमैन ने खुद बोला था कि मदर बॉक्सेस ने एक बार यूनिटी बना ली तो फिर उससे एक इतना ज्यादा पावरफुल इंपैक्ट जनरेट होगा जो कि सभी लोगों को एक साथ मार देगा, यानी कि अर्थ पे जितनी भी लाइफ होगी वो एक साथ एक्सटिंक्ट हो जाएगी। एंड सुपरमैन भी एक टाइप की लाइफ ही, इस कारण वो वहां पर डिसइंटीग्रेट हो गया था। एंड वो वाला अटैक एक मिस्टिकल अटैक था जस्ट लाइक इन्फिनिटी स्टोन से। वो वाला एक्सप्लोजन अर्थ को टेराफॉर्म करने के लिए था, ना कि अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। अब अगर तुम लोगों के पास लॉजिक होगा तो फिर तुम लोगों की मोटी बुद्धि के अंदर ये वाली बात भी घुस जाएगी, और अगर तुम लोग थोड़ा लॉजिकली सोचोगे तो फिर मदर बॉक्सेस एक इतने ज्यादा पावरफुल वेपन है जो कि एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, उसको रीसेप कर सकते हैं, रीडिजाइन कर सकते हैं, और इतने ज्यादा पावरफुल है कि सुपरमैन को जिंदा कर दिया। एंड सुपरमैन एक ऐसा बीइंग है जिसको प्लेनेट से ज्यादा पावरफुल कंसीडर किया जाता है। एंड अगर मदर बॉक्सेस ऐसे बीइंग को जिंदा कर सकते हैं तो फिर ऑब्वियस सी बात है उसको डिस्ट्रॉय करना उसके लिए कोई भी बड़ी बात नहीं है। बट इनके अलावा अगर हम लोग बात करें सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर सुपरमैन हम लोगों को क्लियरली इनवल्नरेबल देखने को मिला है। ऐसा कोई भी अटैक हम लोगों ने अभी तक नहीं देखा है जो कि सुपरमैन को इंजर कर पाया हो उसके नॉर्मल फॉर्म में। अदरवाइज मदर बॉक्सेस वाले अटैक को छोड़ के जितने भी हिट्स या फिर अटैक्स थे वो सुपरमैन का बिल्कुल भी बाल भी बांका नहीं कर पाए थे। सुपरमैन ने काफी आसानी से जनरल जोर्ड के हिट्स को सर्वाइव कर लिया था एंड न जाने कितनी सारी बिल्डिंग्स डिस्ट्रॉय हो गई थी। बट वहीं सेम सुपरमैन BVS के अंदर इतना ज्यादा वीक था कि वहां पर डूम्सडे ने कंक्रीट से बने हुए ब्लॉक से भी सुपरमैन को नॉकआउट कर दिया था। बट अगर हम लोग बात करें सुपरमैन की रियल ड्यूरेबिलिटी की, तो फिर सुपरमैन लिटरली काफी ज्यादा ड्यूरेबल बीइंग भी कंसीडर किया जा सकता है, बिकॉज जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि जो बीइंग जितनी ज्यादा पावरफुल हिट मार सकता है ऑब्वियस बात है वो उतनी ज्यादा पावरफुल हिट खा भी सकता है, बिकॉज एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। और इसी बेस पे अगर हम लोग देखें तो फिर सुपरमैन ने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय कर रखा है एक हिट में। एंड हम लोग वहां पर देख सकते हैं कि सुपरमैन को सिंगल स्क्रैच भी नहीं आई थी। एंड हम लोगों ने देखा था कि वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कम से कम में भी 2000 मेगाटन्स ऑफ TNT की पावर चाहिए होती है, जो कि जार बम्बा से तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल। एंड वहां पर भी सुपरमैन को सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया था। मींस ऑब्वियस बात है सुपरमैन काफी ज्यादा ड्यूरेबल है अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी, बट उसकी ड्यूरेबिलिटी का जो अपर लेवल है वो अभी भी हम लोगों को नहीं देखने को मिला है। बट अगर हम लोग थोर की बात करें तो थोर भी हम लोगों को काफी ज्यादा ड्यूरेबल देखने को मिला है, बट हम लोग थोर को क्लियरली इनवल्नरेबल कैरेक्टर की लिस्ट में नहीं शामिल कर सकते हैं, बिकॉज थोर को हम लोगों ने काफी बार इजीली इंजर्ड होते हुए भी देखा है, जो कि शो करता है कि थोर क्लियरली इनवल्नरेबल तो बिल्कुल भी नहीं है, जबकि थोर की कोई भी हम लोगों ने वीकनेस नहीं देखी है। बट अगर हम लोग उसके सबसे बड़ी फीट की बात करें तो फिर वो आती है कि थोर ने न्यूट्रॉन स्टार की हीट को सर्वाइव किया है। अब देखो मैं तुम लोगों को एक बात पहले ही क्लियर कर दूं कि थोर की इससे बड़ी फीट हम लोगों को लाइव एक्शन में बिल्कुल भी नहीं देखने को मिली है। अब तुम लोग यहाँ पर किसी भी फीट को बेसिक ऐड कर लो, बट थोर की इससे बड़ी फीट बिल्कुल भी नहीं है लाइव एक्शन में, बिकॉज तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि न्यूट्रॉन स्टार की हिट ने थोर को काफी ज्यादा डैमेज दे दिया था, जबकि हम लोग
लोग एमसीयू की मूवीज के अंदर देख सकते हैं कि थोर की इतनी ज्यादा खराब हालत किसी भी हिट या फिर अटैक से नहीं हुई थी। मींस इससे ये बात तो क्लियर हो जाती है कि थोर ने अभी तक जितने भी अटैक्स या फिर हिट्स खाए होंगे वो न्यूट्रॉन स्टार से वीक ही कंसिडर किए जाएंगे, यानी कि जो थोर की सबसे बड़ी फीट है वो न्यूट्रॉन स्टार वाली ही फीट मानी जाएगी। और अब यहाँ पर जो एक बात निकल के आती है कि थोर की ये वाली फीट कितनी ज्यादा बड़ी है, तो फिर स्टार्टिंग करते हैं सोलर सिस्टम लेवल से, बिकॉज बहुत से लोग बोलते हैं कि थोर की ये वाली फीट सोलर सिस्टम लेवल की। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज न्यूट्रॉन स्टार है सोलर सिस्टम को डिस्ट्रॉय तो कर सकता है बट वो सिर्फ और सिर्फ अपनी ग्रेविटी से, बिकॉज न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी बहुत ही ज्यादा होती है। एंड अब कुछ लोग बोलेंगे कि यहाँ पर भी तो उसकी ग्रेविटी होगी, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि अगर यहाँ पर न्यूट्रॉन स्टार की ग्रेविटी होती तो फिर यहाँ पर निडावेलियर बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करता। रॉकेट का शिप और जो थोर है वो इस न्यूट्रॉन स्टार से कब के चिपक जाते, बट हम लोगों ने देख रखा है कि वहाँ पर थोर एक छलांग में सीधा ही उस गेट तक तो पहुंच जाता है, बट अगर वहाँ पर ग्रेविटी होती तो फिर थोर वहाँ पर चिपक जाता, यानी कि वहाँ पर ग्रेविटी तो बिल्कुल भी नहीं थी। अब अगर हम लोग आगे बात करें कि वो वाली एनर्जी बीम कितनी ज्यादा पावरफुल थी, तो फिर उसको हम लोग काफी ज्यादा पावरफुल कंसिडर कर सकते हैं, बिकॉज न्यूट्रॉन स्टार का जो टेम्परेचर होता है वो होता है 1 मिलियन केल्विन जितना। और एक ऐसा बंदा भी था जो कि न्यूट्रॉन स्टार के नाम पे सुपरनोवा का टेम्परेचर दिखा रहा था। अब आई नो सुपरनोवा का टेम्परेचर काफी ज्यादा होता है, बट सुपरनोवा और न्यूट्रॉन स्टार में काफी ज्यादा डिफरेंस भी होता है। एक न्यूट्रॉन स्टार बनता है सुपरनोवा के जरिए, जैसे ही सुपरनोवा से न्यूट्रॉन स्टार का जन्म होता है तब न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर 1 मिलियन केल्विन जितना ही रह जाता है। बट अब सबसे बड़ी बात यह आती है कि क्या ये वाला स्टार एक न्यूट्रॉन स्टार है भी या फिर नहीं, बिकॉज मैंने भी न्यूट्रॉन स्टार के ऊपर काफी ज्यादा रिसर्च की थी और उस वक्त मुझे ऐसा लगने लगा था कि मुझे न्यूट्रॉन स्टार के बारे में सब कुछ पता चल गया है। बट फाइनली मैंने एक ऐसी लाइन देखी तब मुझे पता चला कि मुझे न्यूट्रॉन स्टार की जो मेन प्रॉपर्टी थी वो भी नहीं पता थी, और वो वाला पॉइंट ये है कि न्यूट्रॉन स्टार का कलर होता है ब्लू रंग का। बट इससे पहले मैंने तो यही मान रखा था कि हम लोगों ने जो इन्फिनिटी वॉर मूवी के अंदर देखा है वही कलर न्यूट्रॉन स्टार का होता होगा। तब मुझे काफी ज्यादा कंफ्यूजन हुआ, बिकॉज न्यूट्रॉन स्टार का कलर तो ब्लू कलर का होता है, बट वहीं पर हम लोगों को ये एमसीयू वाले ऑरेंज कलर का न्यूट्रॉन स्टार कैसे दिखा सकते हैं। बट कोई बात नहीं, ऑरेंज कलर का भी न्यूट्रॉन स्टार होता होगा। बट अब बात आती है कि इसका टेम्परेचर एक्चुअल में कितना होगा। तो फिर अब मैं तुम लोगों को स्टार्स के टेम्परेचर के बारे में बताने वाला हूँ। स्टार्स का जो टेम्परेचर होता है वो उसके कलर पे भी डिपेंड करता है। जो ब्लू कलर के स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर सबसे ज्यादा होता है, वहीं जो रेड कलर के स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर सबसे ज्यादा कम होता है। और अगर हम लोग देखें तो ब्लू कलर के स्टार्स का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 30,000 केल्विन से ज्यादा ही होता है। और ये वाला स्टार है येलो कलर का, एंड जो येलो कलर के स्टार्स होते हैं उनका टेम्परेचर होता है ऑलमोस्ट 6000 केल्विन जितना। इस बेस पे देखें तो फिर येलो स्टार्स का टेम्परेचर ब्लू स्टार से ऑलमोस्ट 5 गुना तक कम होता है। और इस बेस पे अगर हम लोग इस स्टार का टेम्परेचर देखें तो इसका टेम्परेचर होना चाहिए 2 लाख केल्विन जितना, बिकॉज गूगल तो ये बोलता है कि न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर होता है 1 मिलियन केल्विन जितना। हम सभी को भी पता है कि न्यूट्रॉन स्टार का कलर होता है ब्लू, बट इस न्यूट्रॉन स्टार का कलर है येलो। और इस बेस पे जो इस स्टार का टेम्परेचर है वो ब्लू कलर वाले स्टार से ऑलमोस्ट 5 गुना तक कम होना चाहिए, यानी कि इस स्टार का टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 लाख केल्विन का ही होगा। तो अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि क्या अब भी थोर की ये वाली फीट तुम लोग प्लेनेटरी कंसिडर कर सकते हो, बिकॉज मेरा मानना तो ऐसा है कि ये वाली एनर्जी बीम बिल्कुल भी प्लेनेट को डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती है, बिकॉज इसका साइज भी काफी ज्यादा छोटा है। ये ज्यादा से ज्यादा अर्थ के अंदर एक काफी गहरी सुरंगी क्रिएट कर सकती है, जैसा कि गॉडजिला ने किया था। इसके अलावा ये डिस्ट्रक्शन के तौर पे कुछ भी नहीं कर सकती है, बिकॉज अगर मैं तुम लोगों को इसका एग्जाम्पल दूं तो फिर जो अपना गॉडजिला है उसकी एटॉमिक ब्रीथ का टेम्परेचर भी ऑलमोस्ट 5 लाख केल्विन जितना है, यानी कि इस न्यूट्रॉन स्टार से भी ज्यादा। और हम लोग देख ही चुके हैं कि गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग के अंदर वो सरफेस से होलो अर्थ तक एक छेद करता है जिसके अंदर उसको 2 मिनट से भी ज्यादा टाइम लग जाता है। और जो होलो अर्थ है वो सरफेस से 1500 माइल्स नीचे गहराई में पाई जाती है। और हम लोग वहाँ पर क्लियरली देख सकते हैं कि वहाँ पर गॉडजिला को भी 2 मिनट का टाइम लग गया था और फिर भी वहाँ पर एक सिटी तक डिस्ट्रॉय नहीं हुई थी। और यहाँ पर थोर की ये वाली एनर्जी बीम तो सिर्फ और सिर्फ 2 लाख केल्विन जितनी ही है। तो फिर क्या तुम लोगों को लगता है कि 1 मिनट के अंदर अंदर ये वाली एनर्जी बीम अर्थ के आर पार निकल सकती है? तो मुझे तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता है, क्योंकि इसका जो साइज है वो भी काफी ज्यादा छोटा है और ऊपर से इसका जो टेम्परेचर है वो भी काफी ज्यादा कम है, यानी कि ये फिट प्लेनेटरी तो कतई नहीं है। मैंने जितनी भी कैलकुलेशंस देखी है उस बेस पे ज्यादा से ज्यादा हम लोग इसको कंट्री लेवल फीट ही कंसिडर कर सकते हैं। और अगर तुम लोग थोर की अदर अपीयरेंस को भी ऐड करते हो तो फिर तुम लोग थोर की स्पीड को ज्यादा से ज्यादा कंट्री लेवल ही कंसिडर कर पाओगे, बिकॉज हम लोगों को कहीं पर भी थोर को प्लेनेटरी बिल्कुल भी नहीं दिखाया गया। अब आई नो बहुत से लोग यहाँ पर पावर स्टोन के टच को भी ऐड करने वाले होंगे, बट मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस वक्त पावर स्टोन था गॉन्टलेट के अंदर और थेनोस उसको कंट्रोल कर रहा था। बेशक सेलेस्टियल ने पावर स्टोन से एक प्लेनेट को डिस्ट्रॉय कर दिया था, बट वहाँ पर सेलेस्टियल उस प्लेनेट को डिस्ट्रॉय करना चाहता था, बट यहाँ पर थेनोस से थोर को मारना बिल्कुल भी नहीं चाहता था। वहाँ पर सिर्फ थोर को पेन देना चाहता था ताकि वहाँ पर लोकी उसको टेसरेक्ट दे दे, बिकॉज वहाँ पर तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि पावर स्टोन के टच से भी थोर बिल्कुल भी ब्लीड नहीं हुआ था। बट हम लोगों ने एमसीयू के अंदर थोर को पंचेस से भी ब्लीड कराते हुए देखा है, एंड जो वो वाले पंचेस थे वो बिल्कुल भी प्लेनेटरी कंसिडर नहीं किए जा सकते हैं। और मैं यहाँ पर एज ऑफ अल्ट्रॉन की भी बात करूंगा, एंड जिस किसी को भी लगता है कि अगर वहाँ पर भी थोर काफी ज्यादा वीक था तो फिर मैं तुम लोगों को स्ट्रेंथ वाले पॉइंट में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि वहाँ पर थोर क्यों वीक नहीं था। बट अगर मैं तुम लोगों को फिर भी एक और एक्सप्लेनेशन दूं तो फिर तुम लोग इससे भी अंदाजा लगा सकते हो कि थेनोस ने काफी मुश्किल से पावर स्टोन को हाथ के अंदर पकड़ा था और उसकी भी फटके 4 हो गई थी। बट सेम पावर स्टोन को गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी में गार्डियंस
फेंस ने भी हाथ में लिया था। अब बहुत से लोग बोलेंगे वहाँ पर तो स्टार लॉर्ड था जो कि एक सेलेस्टियल था, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि तब तक स्टार लॉर्ड की सेलेस्टियल पावर अनलॉक नहीं हुई थी एंड वहाँ पर नॉर्मल अटैक्स भी स्टार लॉर्ड को काफी आसानी से दर्द पहुंचा रहे थे। मैं सब लोग कह सकते हैं कि अगर उन्होंने पावर स्टोन को हाथ में पकड़ लिया जबकि उनकी खुद की ड्यूरेबिलिटी प्लेनेटरी छोड़ो सिटी लेवल तक भी नहीं है, तो फिर तुम लोग कैसे पावर स्टोन के टच को प्लेनेटरी कंसिडर कर सकते हो? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इन्फिनिटी स्टोन्स तभी उस लेवल पे वर्क करेंगे जब तुम लोग उनको उस लेवल के ऊपर यूज करोगे। एंड टोनी के बेस पे भी गॉन्टलेट में 6 इन्फिनिटी स्टोन होने के बाद भी सिर्फ कॉन्टिनेंटल लेवल की ही एनर्जी मौजूद थी, और वो भी तब जब उसके अंदर 6 इन्फिनिटी स्टोन्स थे। तो फिर सोच के देखो, ये तो अकेला पावर स्टोन ही है। यानी कि इन बातों से क्लियर होता है कि स्टोन तभी प्लेनेट्स को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं जब उनको उनके असली पोटेंशियल पे यूज किया जाए। मींस थोर की ये वाली फीट भी प्लेनेटरी नहीं है। एंड स्पेसिफिक ब्लास्ट के बारे में मैं तुम लोगों को पहले ही बता चुका हूँ कि ये फीट बिल्कुल भी प्लेनेटरी कंसिडर नहीं की जा सकती। अगर तुम लोगों को सके तो फिर तुम लोग हीट विजन वाले वीडियो के अंदर भी देख सकते हो। यानी कि थोर यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा कंट्री लेवल की ड्यूरेबिलिटी होल्ड करता है। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को सुपरमैन वाली ड्यूरेबिलिटी में बताया कि सुपरमैन लो बॉल में भी अपनी वीकेस्ट फॉर्म में 2000 मेगाटन्स ऑफ टीएनटी का इंपैक्ट बिना किसी स्क्रैच के सर्वाइव कर चुका है, जो कि शो करता है कि सुपरमैन एटलीस्ट थोर से तो मच ड्यूरेबल है। और उसकी अपीयरेंस भी कुछ ऐसी है जो कि उसको थोर से तो ज्यादा ही ड्यूरेबल शो करती है। यानी कि यहाँ पर ड्यूरेबिलिटी वाला पॉइंट भी सुपरमैन के नाम ही जाने वाला है। अब अगर हम लोग आगे बात करें स्पीड की, तो फिर सभी को ही पता है कि इन दोनों में ज्यादा फास्ट कौन है। अगर हम लोग बात करें ट्रेवलिंग स्पीड, तो फिर ट्रेवलिंग स्पीड के मामले में थोर ज्यादा फास्ट है बिकॉज उसके पास है टेलीपोर्टेशन। बट एक फाइट के अंदर जो सबसे ज्यादा काम आती है वो है एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस एंड फाइटिंग स्पीड। एंड इन मामले में अपना सुपरमैन मच फास्ट है थोर के मुकाबले। अब आई नो आजकल बहुत से ऐसे लोग हैं जो कि थोर को लाइट स्पीड के जितना फास्ट प्रूव करने में लगे हुए हैं, बट रियल बात यह आती है कि क्या एमसीयू में हम लोगों को थोर लाइट स्पीड जितना फास्ट दिखा भी है? तो इसका जवाब बिल्कुल भी नहीं। थोर हम लोगों को बिल्कुल भी इतना फास्ट नहीं दिखा है। अब बेशक उसने लेजर्स को डॉच कर रखा हो जिनको तुम लोग लाइट स्पीड जितना मानते हो, बट उस बेस पे तो अपना जो फाल्कन है वो भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट ट्रेवल करता होगा, बिकॉज हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि उसने भी विजन की लेजर को डॉच कर रखा है। मैं तुम लोगों को बता दूं कि वो तो यार एक नॉर्मल ह्यूमन है, और तुम लोग वहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि वहाँ पर विजन ने अपनी लेजर बीम को छोड़ भी दिया था। उसके बाद अपना फाल्कन पहले तो पीछे देखता है और उसके बाद अपने पंखों को समेट के उससे नीचे हो जाता है। और जहाँ तक मुझे पता है स्पीड ऑफ लाइट उससे कई गुना ज्यादा फास्ट है, बिकॉज जितना टाइम यहाँ पर फाल्कन ने लिया उस बेस पे तो स्पीड ऑफ लाइट उसको हजारों बार चीर के निकल जाती। और सेम चीज को अगर हम लोग यहाँ पर डीसीयू के अंदर ऐड करें, तो फिर डीसीयू के अंदर भी बैटमैन, एक्वामैन, साइबोर्ग एंड अपनी वंडर वुमन ने भी लेजर को डॉच कर रखा है। मींस इसका मतलब तो यही आता है कि सारे कैरेक्टर्स भी स्पीड ऑफ लाइट से ज्यादा फास्ट रिएक्ट कर सकते हैं। एंड अपनी वंडर वुमन ने तो पॉइंट ब्लैंक रेंज से डूम्सडे की हीट विजन को डॉच किया है, बट सेम वंडर वुमन ने जस्टिस लीग के मेंबर से सुपरमैन के अगेंस्ट रिएक्ट तक नहीं कर पा रहे थे। जब फ्लैश और सुपरमैन लड़ रहे थे तब उनके अगेंस्ट वंडर वुमन कुछ भी नहीं कर पा रही थी, इवन वो रिएक्ट तक नहीं कर पा रही थी। मींस जो अपना सुपरमैन है वो तो स्पीड ऑफ लाइट के फिर तो बियॉन्ड चला गया। यानी कि तुम लोग किसी भी मामले में देख लो, यहाँ पर सुपरमैन तुम लोगों को थोर के मुकाबले मच फास्ट देखने को मिलेगा। एंड सुपरमैन अपनी स्पीड का ज्यादा बेटर तरीके से भी यूज करता है थोर के मुकाबले। यानी कि यहाँ पर स्पीड का पॉइंट भी सुपरमैन के नाम ही जाने वाला है। और अब अगर हम लोग आगे बात करें स्टेमिना की, तो फिर यहाँ पर भी सुपरमैन के पास अपर हैंड रहेगा, बिकॉज हम लोगों ने सुपरमैन को कभी भी थके हुए नहीं देखा। इवन ये बंदा अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी उसी फुर्ती के साथ फाइट कर रहा था। ये अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी डूम्सडे के पंचेज इजीली सर्वाइव करते हुए उसके साथ फाइट कर रहा था। इवन उस टाइम पे भी ये हम लोगों को बिल्कुल भी थका हुआ नहीं देखने को मिला है। बट वहीं हम लोग अगर बात करते हैं थोर की, तो फिर थोर का स्टेमिना बेशक बेटर हो, बट हम लोगों ने कई बार उसको भी थके हुए देखा है। अगर कोई भी फाइट थोड़ी लंबी चल जाती है तो फिर वहाँ पर थोर की सांसें फूलने लगती है एंड वहाँ पर थोर का स्टेमिना भी काफी फास्ट ड्रेन होने लगता है। और उस टाइम पे जो थोर के अटैक्स है वो भी काफी ज्यादा स्लो पड़ जाते हैं, और जो थोर की थकान है वो भी उसके फेस पे क्लियरली साफ साफ दिखाई देती है। और अगर कोई बीइंग थोर के ऊपर ताबड़तोड़ अटैक कर दे तो फिर थोर का जो स्टेमिना है वो भी काफी ज्यादा फास्ट ड्रेन होने लगता है, और उसके अगेंस्ट में थोर वहाँ पर ज्यादा कुछ भी नहीं कर पाता है। तो फिर इस बेस पे देखा जाए तो फिर सुपरमैन का स्टेमिना ज्यादा ग्रेटर हम लोगों को देखने को मिला है, क्योंकि सुपरमैन हम लोगों को कभी भी थके हुए नहीं देखने को मिला है, चाहे वो अपनी वीकेस्ट फॉर्म में भी हो। एंड सुपरमैन ने काफी ज्यादा लंबी बैटल्स भी लड़ रखी है, बट स्टिल सुपरमैन का स्टेमिना बिल्कुल भी ड्रेन नहीं होता है, बिकॉज बैटमैन भी सुपरमैन वाली फाइट रात में ही हुई थी एंड वो फाइट काफी ज्यादा लंबी भी चली थी। एंड उस फाइट के अंदर सुपरमैन को काफी ज्यादा डैमेज भी होता, बट स्टिल सुपरमैन अपनी टॉप स्पीड में फाइट कर रहा था। मींस यहाँ पर स्टेमिना के मामले में भी सुपरमैन के पास एक बहुत ही बड़ा अपर हैंड होने वाला है। बट अगर हम लोग बात करें हीलिंग की, तो फिर हीलिंग के मामले में आई थिंक मुझे इन दोनों को ही इक्वली कंसिडर करना चाहिए, बिकॉज जो थोर का खुद का हीलिंग फैक्टर वो तो इतना ज्यादा फास्ट नहीं है, बट थोर अपने वेपन्स के चलते काफी ज्यादा फास्ट हील कर सकता है। बट वहीं अगर हम लोग बात करें सुपरमैन की, तो फिर सुपरमैन भी काफी फास्ट हील कर सकता है, बट सुपरमैन को हम लोगों ने उसके नॉर्मल फॉर्म में हील करते हुए नहीं देखा है, बिकॉज उसके नॉर्मल फॉर्म में हम लोगों ने उसको इंजर्ड तक नहीं देखा है। बट हम लोगों ने उसका रियल हीलिंग फैक्टर देखा जब उसने न्यूक्लियर ब्लास्ट से हुए डैमेज को 10 सेकंड के अंदर अंदर हील कर लिया। अब बहुत से लोग बोलते हैं कि उस टाइप में उसने क्रिप्टोनाइट को भी हील कर लिया होगा। फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि वहाँ पर सुपरमैन को काफी कम टाइम मिला था, एंड उतने टाइम पे फर्स्ट तो सुपरमैन ने अपने इंजरीज को हील किया, उसके बाद सुपरमैन को क्रिप्टोनाइट का असर भी हील करना पड़ेगा, और उसके बाद सुपरमैन को अपनी पावर्स भी फिर से रीगेन करनी होगी, जिसके अंदर आई थिंक काफी ज्यादा टाइम चाहिए होता है। बट अभी यहाँ पर मुझे ऐसे उन लोगों पे आ रही है जो कि ये बोलते हैं कि सुपरमैन ने वहाँ पर अपनी फुल पावर को रीगेन कर लिया था, जबकि वहाँ पर सुपरमैन इतना ज्यादा वीक था और इतना ज्यादा डैमेज भी ले रखा था उसने। और इस बात को बोलने के बाद भी वो लोग यही बोलेंगे कि एवेंजर्स
से जो फोल्ट्रोन के अंदर थोर वीक था, जबकि वो ये नहीं सोचते हैं कि थोर मूवी के बीच में वीक हुआ था, जबकि मूवी के एंड तक आधी मूवी और भी बची हुई थी और इतने टाइम में भी थोर हील नहीं कर पाए और स्टिल उनका ये कहना पूरी तरीके से उनकी इंटेलिजेंस को शो करता है। बट स्टिल हम लोगों ने वहाँ पर सुपरमैन का हीलिंग फैक्टर तो देख ही लिया। सुपरमैन का हीलिंग फैक्टर सच में काफी ज्यादा कमाल का है और वहीं पर थोर का भी हीलिंग फैक्टर हम लोगों ने देख रखा है, जहाँ पर वो न्यूट्रॉन स्टार से हुए डैमेज को स्टॉर्म ब्रेकर के जरिए काफी फास्ट हील करके अर्थ के ऊपर आ जाता है। बट यहाँ पर एक और बात जो थोर के अगेंस्ट काम करने वाली है वो ये है कि थोर का स्टॉर्म ब्रेकर अगर उसको हर चीज से हील करा सकता है तो फिर वो एंड गेम के अंदर खुद को क्यों हील नहीं करा पाया। तो इसका जवाब मैं तुम लोगों से मांगता हूँ कमेंट्स के अंदर, तुम लोग मुझे बताओ। और अब अगर हम लोग एक्स्ट्रा पॉइंट्स की बात करें जो कि इन दोनों को अपनी फाइट में एडवांटेज देने वाली है, जिनमें अगर हम लोग सबसे पहले बात करें थोर की, तो फिर थोर गॉड ऑफ थंडर है, जिस कारण वो पावरफुल लाइटनिंग एंड वेदर को मैनिपुलेट कर सकता है एंड उसकी लाइटनिंग कितनी ज्यादा पावरफुल हो सकती है मैं तुम लोगों को आगे बताने वाला हूँ। और इनके अलावा जो अपना थोर है वो एक वॉरियर है, उसने कई सारी बैटल्स लड़ रखी है, जिस कारण उसका बैटल आईक्यू भी काफी ज्यादा बेटर है, उसका नॉलेज भी सुपरमैन के मुकाबले ज्यादा बेटर होना चाहिए एंड उसके पास पावरफुल वेपन है एंड उसका जो एक्सपीरियंस है वो भी सुपरमैन के मुकाबले ज्यादा बेटर है एंड इनके अलावा और भी कई सारी एबिलिटीज थोर परफॉर्म कर सकता है। आगे अगर हम लोग बात करें सुपरमैन की, तो फिर सुपरमैन के पास भी कई सारी एबिलिटीज मौजूद है, बिकॉज वो एक क्रिप्टोनियन है। ये कैरेक्टर फ्लाई कर सकता है, इसी के साथ ही इसके पास हीट विजन, फ्रीजिंग ब्रीथ, एनहांस सेंसेज जैसी कमाल की सुपर पावर से जो कि इसको अपनी फाइट में अपना ये एक एडवांटेज देती है। और अब अगर हम लोग सबसे पहले बात करें कि थोर की लाइटनिंग कितनी ज्यादा पावरफुल है, तो इसकी लाइटनिंग को सच में काफी ज्यादा पावरफुल लेवल पर कंसिडर किया जाता है, बिकॉज जैसा कि हम लोग देख चुके हैं कि इसने थोर 1 मूवी के अंदर एक पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक की थी योटनाइम के अंदर, और वहाँ पर वो वाली लाइटनिंग स्ट्राइक इतनी ज्यादा पावरफुल थी कि उसने एक काफी बड़े एरिया को डिस्ट्रॉय कर दिया था और उसी के साथ ही वो प्लेनेट पूरा सेक हो गया था। अब ये वाली बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, पता नहीं किसने एक स्टेटमेंट दिया है, बट हाँ ऐसा कंसिडर किया जाता है। बट मैंने उस सीन को जितनी भी बार देखा मुझे तो एक ही बात पता चली कि जो वो वाली आइस थी जो कि पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हुई थी, वो नीचे से पूरी खाली थी एंड वहाँ पर एक टाइप का चेन रिएक्शन भी क्रिएट हो गया था, जिसके चलते हम लोगों को इस लेवल पर डिस्ट्रक्शन देखने को मिला था। और इसके बारे में हम लोग थोड़ा आगे और भी बात करने वाले हैं, बट हम लोग आगे यहाँ पर थोर के नेक्स्ट फीट की बात कर लेते हैं। अब देखो मैं इसको कोई फीट नहीं मानता, इवन मैं इसको काफी ज्यादा बकवास फीट मानता हूँ, जो कि फैंस इसको काफी ज्यादा ओवररेटेड कर रहे हैं। और वो ये है कि थोर ने रियलिटी स्टोन को सेटर कर दिया था एंड जो रियलिटी स्टोन है वो एक इन्फिनिटी स्टोन है, यानी कि उसके अंदर इन्फिनाइट पावर है। इसका मतलब है थोर की लाइटनिंग भी इन्फिनाइट लेवल पे स्केल की जा सकती है, तो इसका जवाब है बिल्कुल भी नहीं। और इसके लिए मैं तुम लोगों को कई सारे एग्जांपल्स देने वाला हूँ। फर्स्ट तो बात यही आती है कि जो इन्फिनिटी स्टोन है अगर उसके अंदर इन्फिनाइट पावर होती तो ऑब्वियस ही बात है जब थोर ने उसको सेटर किया था तब उसके अंदर से इन्फिनाइट एनर्जी रिलीज भी होनी चाहिए थी एंड उस बेस पे वो इजीली उस पूरे प्लेनेट को या फिर उस पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर सकता था। बट हम लोगों ने देखा कि वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। इसका मतलब तो यही निकलता है कि इन्फिनिटी स्टोन के अंदर इन्फिनाइट पावर नहीं होती है, तो फिर ये बात भी पूरी तरीके से बकवास है, बिकॉज हम लोगों ने देख रखा है कि इन्फिनिटी स्टोन यूनिवर्सल लेवल के ऊपर वर्क तो करते हैं, बट जो ये इन्फिनाइट एनर्जी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो हम लोगों को एमसीयू के अंदर नहीं देखने को मिला है। बट अगर हम लोग थोड़ा इसको विपरीत तरीके से देखें तब इसका मतलब ये भी हो सकता है कि जो इन्फिनिटी स्टोन है उनको क्रैक करने के लिए या फिर शटर करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी या फिर पावर की भी जरूरत नहीं होती होगी, बिकॉज हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि स्कारलेट विच ने भी इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय किया है एंड उससे भी इतनी ज्यादा पावरफुल एनर्जी नहीं निकली होगी। और जो सेम स्कारलेट विच है उसको थेनोस की स्वॉर्ड को तोड़ने में काफी ज्यादा टाइम लग रहा था। मींस यहाँ पर ये बात बिल्कुल भी कंसिडर नहीं की जा सकती कि अगर इन्फिनिटी स्टोन्स इन्फिनाइट पावर्स को पोजेस करते हैं तो फिर उनको डिस्ट्रॉय करने के लिए भी इन्फिनाइट एनर्जी चाहिए होगी। और इसके आगे भी हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि थोर ने अपनी मोस्ट पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक की थी एसगार्ड के ऊपर, और हम लोग आगे भी यहाँ पर क्लियरली देख चुके हैं कि थोर ने अपनी मोस्ट पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक की थी हेला के ऊपर एसगार्ड में। और अगर थोर ने इन्फिनिटी स्टोन को डिस्ट्रॉय करने के लिए अगर यूनिवर्सल लेवल की लाइटनिंग का यूज किया होगा तो इसका मतलब तो ये निकलता है कि जो लाइटनिंग स्ट्राइक है उसने एसगार्ड में की थी वो भी काफी ज्यादा पावरफुल तो होनी चाहिए, बिकॉज वो वाली लाइटिंग थोर की सबसे ज्यादा पावरफुल लाइटिंग मानी जाती है एंड ये वाली बात खुद थोर ने भी बोली है। एंड अगर वो वाली लाइटिंग वहाँ पर यूनिवर्सल होती तो फिर उसके सिर्फ इम्पैक्ट से ही पूरा एसगार्ड वहाँ पर मिट्टी में मिल जाता, बिकॉज अगर कोई अटैक काफी ज्यादा पावरफुल होता है तो फिर उसका इम्पैक्ट भी हम लोगों को काफी ज्यादा पावरफुल देखने को मिलेगा, जैसा कि मैं तुम लोगों को वर्ल्ड इंजन वाली फीट में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एंड हम लोगों को और भी लाइव एक्शन में कई सारे ऐसे सीन्स देखने को मिल जाएंगे, चाहे तुम लोग बात कर लो एमसीयू की या फिर डीसीयू की। एंड वहाँ पर हम लोग क्लियरली देख चुके हैं कि वो एसगार्ड तो छोड़ो, वहाँ पर जो ओडिन का महल था उसको भी बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ा था। मींस हम लोग यहाँ पर थोर की लाइटनिंग और यूनिवर्सल छोड़ो यहाँ पर प्लेनेटरी भी कंसिडर नहीं कर सकते हैं। तो फिर अगर मैं तुम लोगों को फाइनली बताऊं तो फिर थोर की लाइटनिंग यहाँ पर पावरफुल तो होगी, बट इतनी भी ज्यादा पावरफुल नहीं कि तुम लोग उसको यूनिवर्सल या फिर प्लेनेटरी लेवल तक कंसिडर कर सको, बिकॉज मैं तुम लोगों को इसी से रिलेटेड और भी ऐसे कई सारे चीज दिखा सकता हूँ जो कि थोर की लाइटनिंग को बिलो कंट्री लेवल तक ही शो करती है। और रही बात योटनाइम के शेक हो जाने की, तो फिर वहाँ पर भी तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि थोर ने जहाँ पर लाइटनिंग स्ट्राइक की थी वो सिर्फ और सिर्फ एक आइस की लेयर थी, यानी कि उसके जो नीचे का एरिया था वो पूरी तरीके से खोखला था, जिसको तुम लोग आगे के सीन्स में भी देख सकते हो। यानी कि हम लोग सिंपली कह सकते हैं कि जो ये वाली आइस लेयर है वो योटनहाइम की सरफेस से काफी ज्यादा ऊंची उठी हुई थी, बट स्टिल वहाँ पर जो थोर की लाइटनिंग थी उसका इम्पैक्ट इतना ज्यादा पावरफुल था कि उस आइस लेयर के होते हुए भी वहाँ पर उसने उस पूरे प्लेनेट को सेक कर दिया। और अगर हम लोग इसी को थोर की उस लाइटनिंग से कंपेयर करें जहाँ पर उसने रैग्नारोक के अंदर हेला के ऊपर अपनी मोस्ट पावरफुल लाइटनिंग मारी थी, तो फिर उस बेस पे अगर हम लोग
लोग देखें तो जो लाइटनिंग एला के ऊपर गिरी थी उसका इम्पैक्ट भी इनफ होगा कि वो पूरे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दे। बिकॉज तुम लोग एसगार्ड का साइज भी देख सकते हो, और अगर हम लोग डिस्ट्रक्शन को भी साइड करें तो फिर एसगार्ड के ऊपर जिस लेवल का डिस्ट्रक्शन होता वो अपने आप में थोर की लाइटनिंग की पावर को शॉक कर देता। या फिर अगर हम लोग इसको लो लेवल में भी लेके चले तो भी वो लाइटनिंग का इम्पैक्ट इतना ज्यादा खतरनाक तो होता ही कि हेला वहाँ पर ओडिन के पैलेस को तोड़ते हुए एसगार्ड के बाहर निकल जाती। बट हम लोगों को वहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला, जो कि शो करता है कि जो वो वाला स्टेटमेंट वो सिर्फ और सिर्फ एक स्टेटमेंट ही है। इसके सपोर्ट में हम लोगों को एमसीयू के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला है। और रही बात उस आइस लेयर की वहाँ पर बहुत ही बड़ा डिस्ट्रक्शन हुआ था, तो फिर मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ एक चेन रिएक्शन था। और इसी के साथ ही हम लोग थोर लव एंड थंडर मूवी में दिखे उस सीन की बात कर लेते हैं जहाँ पर थोर ने स्टॉर्म ब्रेकर को बुलाया था एंड वहाँ पर उसके इम्पैक्ट से हम लोगों को काफी ज्यादा पावरफुल लाइटनिंग स्ट्राइक देखने को मिली थी। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि जो वो वाला मून था उसका साइज भी काफी ज्यादा छोटा था। तुम लोग क्लियरली देख सकते हो कि थोर ने काफी जल्दी चलने से ही उसका काफी बड़ा एरिया कवर कर लिया था। एंड हम सभी को ही पता है कि जो लाइटनिंग है वो काफी ज्यादा एरिया में डिस्ट्रीब्यूट भी होती है, और सेम चीज वहाँ पर भी हुई थी। और अगर वहाँ पर थोर की लाइटनिंग काफी ज्यादा पावरफुल होती तो फिर वो इजीली उसको डिस्ट्रॉय कर सकती थी। बट वहाँ पर हम लोगों ने देखा कि उसकी लाइटनिंग सिर्फ और सिर्फ डिस्ट्रीब्यूट हुई थी। और अब अगर हम लोग आगे बात करें स्टॉर्म ब्रेकर की, तो फिर स्टॉर्म ब्रेकर काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है जो कि उरू मेटल से बना हुआ है। एंड कुछ लोग उसको इन्फिनिटी स्टोन से भी ज्यादा पावरफुल कंसिडर करते हैं, बिकॉज उसने 6 इन्फिनिटी स्टोन की रेडिएशन को इजीली चीर के रख दिया था। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि उस टाइम पे थेनोस ने उसका फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया था, बिकॉज थेनोस कभी भी इन्फिनिटी स्टोन का फुल पोटेंशियल यूज कर ही नहीं सकता है। और सेम बात इस मूवी के डायरेक्टर्स ने भी हम लोगों को बताया कि थेनोस ने उस टाइम पे इन्फिनिटी स्टोन का फुल पोटेंशियल यूज नहीं किया था, बिकॉज थोर ने वहाँ पर उसके ऊपर अचानक से हमला कर दिया, जिस कारण उसका ध्यान वहाँ से भटक गया था। एंड एमसीयू के अंदर इन्फिनिटी स्टोन से ज्यादा पावरफुल वेपन कुछ भी नहीं है, यानी कि स्टॉर्म ब्रेकर पावरफुल होगा बट इतना भी नहीं। और जैसा कि मैंने तुम लोगों को बताया कि न्यूट्रॉन स्टार की एनर्जी भी ज्यादा से ज्यादा कंट्री लेवल तक ही थी, और उरू मेटल उससे ही मेल्ट हुआ था। तो फिर तुम लोग अंदाजा लगा सकते हो कि ये वाली एनर्जी बीम कितनी ज्यादा पावरफुल रही होगी। और अब हम लोग बात करने वाले हैं सुपरमैन की हीट विजन के बारे में, जो कि सच में एक्सट्रीमली पावरफुल है, जिसको नॉर्मली कंसिडर किया जाता है कि सुपरमैन की हीट विजन सन के लेवल का टेम्परेचर होल्ड करती है। बट हम लोगों ने डीसीयू के अंदर देखा है कि जब सुपरमैन इसको अपने फुल पोटेंशियल पे यूज करता है तो उससे भी मच पावरफुल फीट सुपरमैन शो कर सकता है। जिसमें जो सबसे पहला फीट आता है वो ये है कि जब सुपरमैन और जनरल जोर्ड की फाइट हुई थी, तब जनरल जोर्ड ने काफी बड़े लोहे के स्ट्रक्चर से सुपरमैन के ऊपर अटैक किया था। और मैंने इससे रिलेटेड जितनी भी कैलकुलेशन देखी है और उसके अंदर जो मुझको रिजल्ट मिला, यानी कि जितनी रिक्वायर्ड एनर्जी उस लोहे से बने गट्टू को 1 सेकंड के अंदर पिघलाने के लिए चाहिए होगी, उसको जब मैंने टेम्परेचर के अंदर कन्वर्ट किया तब जो नंबर निकला वो सच में काफी ज्यादा हाई लेवल पे था। और जो वाला नंबर था वो था 1 मिलियन केल्विन जितना, यानी कि सुपरमैन की हीट विजन 1 मिलियन केल्विन तक जा सकती है। और अगर सुपरमैन अपना फुल पोटेंशियल यूज करे तो इससे भी ज्यादा पावरफुल हीट विजन जनरेट कर सकता है। और हम लोग इसके बारे में क्लियरली देख भी चुके हैं, जहाँ पर सुपरमैन ने काफी आसानी से क्रिप्टोनियन स्काउट शिप को चीर के रख दिया था, जिसके बाद जो ये वाली शिप थी वो वहाँ पर क्रैश हो जाती है। और उसके बाद जो साइंटिस्ट होते हैं वो वहीं पर ही अपनी लेबोरेटरीज बना लेते हैं। और हम लोग जस्टिस लीग स्नाइडर कट के अंदर क्लियरली देख चुके हैं कि जो रेप आर्मर है वो शिप से एक मेटेलिक टुकड़ा लाते हैं और उसके ऊपर एक पावरफुल लेजर बीम भी मारते हैं। और मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ कि उस लेजर बीम का टेम्परेचर कितना था, वो था 3.5 मिलियन केल्विन जितना। और उससे भी ये वाला मेटल मेल्ट बिल्कुल भी नहीं होता, इससे सिर्फ वो गर्म होता है। मींस जो सुपरमैन की हीट विजन है वो 3.5 मिलियन केल्विन से भी ज्यादा है। और मुझे एक भाई ने एक शॉर्ट भी रिकमेंड किया था जिसके अंदर एक बंदा बता रहा था कि ये शिप तो ऐसे डिस्ट्रॉय हो गया वैसे डिस्ट्रॉय हो गया। तो फिर मैं तुम लोगों को यहाँ पर बताना चाहूंगा कि अगर इस टाइप के सीन्स में यहाँ पर ऐड करने लगूं तो फिर थोर को काफी ज्यादा डाउन प्ले भी कर सकता हूँ, बट मैंने सिर्फ और सिर्फ ओवररेटेड सीन्स को ही ऐड किया है। और रही बात उसकी, तो फिर मैं तुम लोगों को बताना चाहूंगा कि उस वक्त जो नीचे गिरा था वो और भी कुछ हो सकता है, बिकॉज उस स्पेसशिप के अंदर कई सारी चीजें रखी हुई होंगी, जिसमें से मैं भी कुछ चीजें नीचे गिर के टूट गई होंगी। बिकॉज तुम लोग वहाँ पर क्लियरली देख सकते हो कि जो चीज वहाँ पर नीचे गिरा था वो एक अलग ही टाइप का ऑब्जेक्ट था, ना कि कोई मेटलिक स्ट्रक्चर है। और वो गिरते ही किसी घड़े की तरह टूट गया था। वरना तुम लोग अंदाजा लगा लो कि मेटल जिसका मेल्टिंग पॉइंट 3.5 मिलियन केल्विन से भी बहुत ही ज्यादा हो, वो इस तरीके से कभी टूट सकता है या फिर नहीं। और दूसरी साइड तुम लोग सुपरमैन के उस सीन को भी देखो जहाँ पर सुपरमैन ने उस क्रिप्टोनियन शिप को चिरा था, वो एक मेटेलिक पार्ट था। और जब वो नीचे गिरा था तब हम लोगों को ऐसा कुछ भी नहीं देखने को मिला था, यानी कि इससे क्लियर होता है कि सुपरमैन ने उस शिप का मेटेलिक पार्ट चिरा था। यानी कि सुपरमैन की हीट विजन वहाँ पर क्लियरली 3.5 मिलियन केल्विन से तो बहुत ही ज्यादा थी। और फिर भी रही बात उन लोगों की जो कि गधे की पूंछ होते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ राई का पहाड़ी बनाना जानते हैं, जो कि ऐसे कैरेक्टर्स को सोलर सिस्टम लेवल के ऊपर बोलते हैं जिनकी अपीयरेंस किसी मामूली कैरेक्टर से ज्यादा कुछ नहीं है, जबकि उनको पता नहीं है कि सोलर सिस्टम लेवल के कैरेक्टर्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। और उनकी जो अपीयरेंस होती है वही काफी होती है यह शो करने के लिए कि इस कैरेक्टर के अंदर कितना ज्यादा दम होगा। बट स्टिल अगर हम लोग उनके अगेंस्ट में कुछ भी यूज करते हैं तो फिर वो लोग एंटी फीट की आड़ के अंदर बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनको खुद को नहीं पता होता कि वो किस चीज से बच रहे हैं। बट कोई बात नहीं, हम लोग भी यहाँ पर राई का पार्ट बनाने वाले हैं। समझ नहीं आया तो फिर चलो समझा देता हूँ। और वो ये है कि क्या सुपरमैन की हीट विजन 3.5 मिलियन केल्विन तो है, बट इसका अपर लेवल क्या हो सकता है। तो फिर मैं अगर तुम लोगों को बताऊं तो फिर सुपरमैन की हीट विजन का जो अपर लेवल है वो अभी तक भी अननोन है। यानी कि सुपरमैन की हीट विजन सच में काफी ज्यादा इंसेन लेवल पर है, बिकॉज जो डीसीयू का सुपरमैन है वो कॉमिक से इंस्पायर्ड बिल्कुल भी नहीं है। उस सुपरमैन का जो टोन है वो अपने आप में ही काफी ज्यादा यूनिक और अलग है। और हम लोग अगर बात करें कि सुपरमैन की हीट विजन का अपर लेवल कहाँ तक जाता है तो फिर तुम लोग सोच भी नहीं सकते। और मैं तुम लोगों को इसका एग्जाम्पल भी देता हूँ, और वो ये है कि जो सुपरमैन की हीट
डिवीजन ने उसने काफी आसानी से स्टेपनवुल्फ के आर्मर तक को चीर के रख दिया था। और तुम लोग अब यहाँ पर ये सोच रहे होगे कि इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि इसमें बहुत ही बड़ी बात है। बिकॉज सेम स्टेपनवुल्फ के आर्मर को वंडर वुमन की स्वॉर्ड तक नहीं चीर पाई थी। एंड जो वंडर वुमन की स्वॉर्ड है वो एक गॉडली वेपन है। एंड मैं तुम लोगों को बता चुका हूँ कि ओल्ड गॉड्स के वेपन्स कितने ज्यादा ओवर पावर्ड होते हैं। और सेम इसी ही वेपन से वंडर वुमन ने काफी आसानी से डूम्सडे के हाथ तक को काट दिया था। और हम लोगों ने क्लियरली देख लिया है कि स्टेपनवुल्फ ने काफी आसानी से एक न्यूक्लियर बॉम्ब को भी सर्वाइव कर लिया था। और उसी के साथ ही डूम्सडे की जो हड्डी है वो भी इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसने सुपरमैन की छाती को चीर दिया और उसी के साथ ही उसके सूट को भी पूरी तरीके से चीर दिया था। एंड जो उसका सूट है उसने काफी आसानी से न्यूक्लियर बॉम्ब को सर्वाइव कर लिया था। एवं उसके ऊपर एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया था। बट वहाँ पर डूम्सडे ने काफी आसानी से उस सूट को चीर के रख दिया। और जो ये वाला सूट है उसने न्यूक्लियर बॉम्ब के टेम्परेचर को आसानी से झेल लिया था। और हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि जो वो वाला न्यूक्लियर बॉम्ब था वो सुपरमैन एंड डूम्सडे के सीधा मुंह के पास फटा था। यानी कि वहाँ पर जो एक्सप्लोजन का जो टेम्परेचर था वो था ऑलमोस्ट 10 करोड़ सेल्सियस जितना, जो कि सच में एक बहुत ही बड़ा नंबर निकल के आता है। यानी कि इससे क्लियर होता है कि डूम्सडे की ड्यूरेबिलिटी एंड जो सुपरमैन का सूट है उसकी टफनेस कितनी ज्यादा होगी। उसने काफी आसानी से ओल्ड गॉड्स के वेपन्स को सर्वाइव कर लिया था। एंड और भी न जाने कितने सारे पावरफुल हिट्स को उसने काफी आसानी से सर्वाइव कर रखा है। एंड यहाँ पर तो उसने न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन तक को सर्वाइव कर लिया था। एंड सुपरमैन क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज सुपरमैन यहाँ पर काफी ज्यादा वीक था। एंड मैं तुम लोगों को सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी के बारे में बता चुका हूँ कि सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी के आगे न्यूक्लियर बॉम्ब की कोई औकात नहीं। और हम लोग वापस यहाँ पर हीट विजन वाले टॉपिक पे आ जाते हैं। तो फिर हम लोगों ने देखा कि वंडर वुमन ने काफी आसानी से डूम्सडे के हाथ को काट दिया, एवं उसकी हड्डी तक को काट दिया। एंड डूम्सडे की बोन्स इतनी ज्यादा मजबूत थी कि उसने काफी आसानी से सुपरमैन के सूट को भी फाड़ के रख दिया। मैं इससे क्लियर होता है कि जो वंडर वुमन की स्वॉर्ड वो सच में काफी ज्यादा पावरफुल वेपन है। बट सेम वंडर वुमन की स्वॉर्ड स्टेपनवुल्फ के आर्मर को एक सिंगल स्क्रैच तक नहीं दे पाई थी। मैं इससे क्लियर होता है कि जो स्टेपनवुल्फ का आर्मर है वो भी काफी ज्यादा पावरफुल है। और सेम आर्मर को सुपरमैन ने अपनी हीट विजन से काफी आसानी से डिस्ट्रॉय करके रख दिया था। मींस जो सुपरमैन की यहाँ पर हीट विजन है वो न्यूक्लियर बॉम्ब के एक्सप्लोजन से भी काफी ज्यादा पावरफुल कंसिडर की जा सकती है। यानी कि थोर के पास यहाँ पर एक बहुत ही बड़ा डिसएडवांटेज निकल के आता है। बट हम लोग यहाँ पर कुछ ऐसे सवालों की भी बात कर लेते हैं जो कि कमेंट्स के अंदर कई सारे लोग अब टाइप करने वाले होंगे और उनका भी आंसर मैं तुम लोगों को दे दूंगा। बट मैं भी यहाँ पर उनसे कुछ एक सवाल पूछना चाहूंगा कि थोर से रिलेटेड तुम लोग ऐसे सवाल क्यों नहीं पूछते हो। लाइक अगर मैं तुम लोगों को उनका एग्जाम्पल दूं तो फिर नाइट स्वॉर्ड बुलेट से क्यों टूट गई? जिस स्पेसशिप ने कोलाइडिंग न्यूट्रॉन स्टार के फोर्स को झेल लिया उसको नाइट स्वॉर्ड ने कैसे चीर दिया? मतलब ऐसे और भी कई सारे सवाल है जो कि मैं तुम लोगों से पूछ सकता हूँ और यकीन मानो तुम लोगों के पास उनका कोई भी जवाब नहीं होगा। बट कोई बात नहीं, मैं तुम लोगों को हीट विजन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे उनका आंसर जरूर दूंगा। अब इनके अंदर फर्स्ट बात आती है कि डूम्सडे की वीकनेस है मैजिक, जिस कारण वंडर वुमन की स्वॉर्ड है उसका हाथ काट पाई। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि डीसीयू का जो आर्क है वो काफी ज्यादा अलग है। कॉमिक्स में बेशक सुपरमैन की वीकनेस मैजिक रही हो या फिर कुछ भी लफड़ा रहा हो, बट डीसीयू के अंदर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सुपरमैन ने काफी आसानी से वंडर वुमन के लाशों को सहन कर लिया था। इसी के साथ ही उसने गॉडली ब्रेसलेट्स को भी पकड़ लिया था। और सेम हम लोग देख ही चुके हैं कि डूम्सडे ने भी काफी आसानी से वंडर वुमन के लाशों को सहन कर लिया था। इसमें हम लोग कह सकते हैं कि उसके ऊपर मैजिक का बिल्कुल भी असर नहीं होता है। एंड अब लोग यहाँ पर एक और सवाल उठाने वाले होंगे कि अगर ऐसा ही है तो फिर वंडर वुमन के अटैक से डूम्सडे की स्किन रेड कलर की क्यों हो जा रही थी? तो फिर इसके बारे में भी मैं तुम लोगों को बता दूं कि सुपरमैन के अटैक से भी डूम्सडे की जो स्किन थी वो रेड कलर की हो जा रही थी। मींस यहाँ पर हम लोग क्लियरली कह सकते हैं कि डूम्सडे की जो वीकनेस है वो मैजिक तो कतई नहीं है एंड हम लोगों को दिखाया भी नहीं गया है। और वंडर वुमन का यहाँ पर जो वेपन है वो काफी ज्यादा पावरफुल लेवल पर कंसिडर किया जा सकता है। एंड यहाँ पर जो सेकंड क्वेश्चन होगा वो ये होगा कि जब स्टेपनवुल्फ अमेज़न से फाइट कर रहा था तब उनके वेपन से स्टेपनवुल्फ के आर्मर को क्यों चीर दे रहे थे? तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि वहाँ पर स्टेपनवुल्फ के आर्मर को बिल्कुल भी नहीं चीरा गया था, बल्कि जो स्टेपनवुल्फ का आर्मर है उसके ऊपर प्लेट्स की कई सारी लेयर्स थी और जो वो वाले वेपन्स थे वो उसके अंदर जाके फंस जा रहे थे। बट हम लोगों ने आगे देखा जैसे ही स्टेपनवुल्फ ने अपने आर्मर को झटकाया सारी की सारी तीर नीचे पड़ गई। और उसके बाद में तुम लोग उसके आर्मर को क्लियरली देख सकते हो कि उसके आर्मर को एक सिंगल स्क्रैच भी नहीं आया था। यानी कि यहाँ पर तुम लोग कैसे कह सकते हो कि उनके वेपन्स ने स्टेपनवुल्फ के आर्मर को चीर के रख दिया था? यानी कि ये बात पूरी तरीके से बकवास है। और जिन लोगों को भी शक है जाके इन मूवीज को देखो, मूवी के एंड तक स्टेपनवुल्फ के आर्मर को वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। बट जब वहाँ पर सुपरमैन आता है तो अपने पंच से अपने हीट विजन से उस आर्मर की धज्जियां उड़ा देता है, जो कि शो करता है सुपरमैन की स्ट्रेंथ को और उसकी हीट विजन को, जबकि वो वहाँ पर अपना फुल पोटेंशियल तक भी यूज नहीं करा था। यानी कि अब यहाँ पर थोर के अगेंस्ट सुपरमैन के पास एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है कि उसकी हीट विजन बहुत ही ज्यादा पावरफुल है न्यूट्रॉन स्टार के टेम्परेचर से। बिकॉज नॉर्मल न्यूट्रॉन स्टार का टेम्परेचर होता है 1 मिलियन केल्विन जितना, यानी कि 10 लाख केल्विन जितना। बट उसके कलर के बेस पे हम लोगों ने अनुमान लगाया था कि उसका टेम्परेचर ऑलमोस्ट 2 लाख केल्विन जितना होना चाहिए। बट यहाँ पर तो सुपरमैन की हीट विजन 10 करोड़ सेल्सियस से भी ज्यादा कंसिडर की जा सकती है। यानी कि जो यहाँ पर सुपरमैन की हीट विजन है वो काफी आसानी से थोर को चीर के रख सकती है। और अब अगर हम लोग बात करें कंपैरिजन की कि इस फाइट के अंदर किसकी विनिंग पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है, तो फिर हम लोगों को यहाँ पर यह जानना पड़ेगा कि ये वाली फाइट किस तरीके से हो सकती है। तो फिर अब तुम लोग यहाँ पर इमेजिन करो कि थोर और सुपरमैन एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो फिर यहाँ पर सबसे पहले काम आएगी स्पीड, बिकॉज जो कैरेक्टर ज्यादा फास्ट होगा ऑब्वियस सी बात है वो सामने वाले के अटैक्स को इजीली डॉज कर पाएगा।
और उसकी जो टेक पोटेंसी होगी वो भी काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी और वो सामने वाले को इजीली इंजर्ड भी कर सकता है। एंड यहाँ पर ये वाला पॉइंट है सुपरमैन के पास, यानी कि सुपरमैन चाहे तो फिर थोर के हर एक अटैक्स को इजीली डॉज कर सकता है और यहाँ पर थोर को ज्यादा से ज्यादा हिट्स भी मार सकता है, यानी कि यहाँ पर सुपरमैन कम से कम डैमेज लेते हुए थोर को ज्यादा से ज्यादा डैमेज कर सकता है। एंड यहाँ पर सेकंड बात आती है कि सिर्फ और सिर्फ फास्ट होने से ही कुछ नहीं होता है, कैरेक्टर का स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल होना भी मायने रखता है। बिकॉज एक कैरेक्टर ज्यादा पंचेस तो मार सकता है बट उसके पंचेस पावरफुल भी तो होने चाहिए। एंड यहाँ पर दोनों के हिट्स काफी ज्यादा पावरफुल एंड दोनों ही काफी ज्यादा ड्यूरेबल भी है। थोर यहाँ पर गिनती के ही पंचेस या फिर हिट्स सुपरमैन को मार सकता है, बट यहाँ पर थोर के हिट्स भी काफी ज्यादा पावरफुल होने वाले हैं। बट यहाँ पर जो थोर को डिसएडवांटेज देने वाला है वो ये है कि सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है, यानी कि यहाँ पर थोर बेशक उसको हिट्स मार दे बट यहाँ पर सुपरमैन को इंजर्ड नहीं कर पाएगा बिकॉज सुपरमैन की ड्यूरेबिलिटी भी काफी ज्यादा है। एंड यहाँ पर सेम डिसएडवांटेज सुपरमैन को भी होने वाला है बिकॉज यहाँ पर सुपरमैन बेशक फास्ट हो बट यहाँ पर थोर भी काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, यानी कि थोर भी एक हद तक सुपरमैन के अटैक्स को झेल लेगा। बट यहाँ पर जो सुपरमैन के हिट्स है वो ज्यादा पड़ने वाले हैं थोर को। एंड यहाँ पर सुपरमैन के हिट्स थोर को ज्यादा पावरफुल तरीके से भी पड़ने वाले हैं बिकॉज जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सुपरमैन के हिट्स थोर के हिट से मच पावरफुल है। बिकॉज जैसा कि हम लोगों ने देखा कि सुपरमैन के हिट्स थोर के हिट से काफी ज्यादा पावरफुल लेवल पर कंसिडर किए जा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर थोर को काफी ज्यादा पावरफुल हिट्स पड़ने वाले हैं। एंड यहाँ पर ज्यादा से ज्यादा डैमेज यहाँ पर थोर को ही होगा बिकॉज थोर की स्पीड यहाँ पर सुपरमैन के मुकाबले कम है। और उसके बाद जो नेक्स्ट फैक्टर आता है वो है कि इन दोनों में ज्यादा बेटर स्टेमिना किसका है। बिकॉज अगर ये वाली फाइट थोड़ी लंबी चल जाती है तो फिर जिसका स्टेमिना ज्यादा होगा वो तो इजीली फाइट कर लेगा, बट जिसका स्टेमिना कम होगा उसके अटैक्स वहां पर स्लो पड़ जाएंगे। एंड यहाँ पर थोर के पास अगेन एक डिसएडवांटेज निकल के आता है बिकॉज थोर का स्टेमिना हम लोगों ने सुपरमैन के मुकाबले कम देखने को मिला है और वहीं सुपरमैन का स्टेमिना ज्यादा बेटर है। बट यहाँ पर हम लोगों ने एबिलिटीज की बात कर लेते हैं जो कि इस फाइट के अंदर दोनों ही अपने अपने तरीके से यूज करने वाले हैं। और वो ये है कि थोर का फाइटिंग एक्सपीरियंस ज्यादा है और उसी के साथ उसके पास पावरफुल वेपन है। एंड यहाँ पर थोर के पास लाइटनिंग भी है जिसके चलते वो सुपरमैन को चकमा दे सकता है एंड सुपरमैन के चंगुल से भी बच सकता है। बट यहाँ पर सुपरमैन के पास है कि सुपरमैन काफी अच्छे तरीके से फ्लाई कर सकता है, इसी के साथ उसके पास फ्रीजिंग ब्रीथ है, उसके सेंसेस भी काफी ज्यादा एनहांस है जिस कारण वो उसके लाइटनिंग से भी बच सकता है। और इसी के साथ सुपरमैन के पास एक पावरफुल हीट विजन है जिसका टेम्परेचर काफी ज्यादा है। एंड उसकी हीट विजन कितनी ज्यादा पावरफुल है मैं तुम लोगों को अभी भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ, यानी कि यहाँ पर सुपरमैन चाहे तो फिर काफी आसानी से थोर को अपनी हीट विजन से चीर के रख सकता है, यानी कि यहाँ पर थोर को उसकी हीट विजन से बचना पड़ेगा। और अगर यहाँ पर थोर सुपरमैन की हीट विजन से बच जाता है तब तो थोर के लिए काफी अच्छा होगा। बट अगर यहाँ पर थोर नहीं बच पाया तो समझ लो कि वहाँ पर थोर नॉकआउट भी हो सकता है बिकॉज अगर वहाँ पर सुपरमैन की हीट विजन नॉर्मल हुई तब तो कोई टेंशन नहीं, बट अगर वहाँ पर सुपरमैन अपना फुल पोटेंशियल यूज कर दिया तो फिर वहाँ पर थोर का नॉकआउट होना पक्का बिकॉज वहाँ पर सुपरमैन की हीट विजन का टेम्परेचर काफी ज्यादा होने वाला है बिकॉज ब्लैक सूट सुपरमैन ने काफी देर तक सनलाइट भी एब्जॉर्ब कर रखी है जिस कारण ही वो स्टेपनवुल्फ के आर्मर को इतनी आसानी से चीर पाया था। एंड यहाँ पर थोर के पास एक जो एडवांटेज निकल के आएगा वो ये है कि सुपरमैन नॉर्मली किसी के ऊपर भी पावरफुल टाइप के अटैक्स नहीं मारता है, यानी कि सुपरमैन नॉर्मली किसी को भी जान से मारने का ट्राई नहीं करता है। सुपरमैन नॉर्मली हर किसी के सामने होल्ड बैक करता है और सिर्फ बचाव के लिए ही फाइट करता है, जैसे कि हम लोग देख चुके हैं वो जनरल जॉर्ड एंड क्रिप्टोनियंस को भी सिर्फ और सिर्फ रोकने के लिए फाइट करा था, ना कि मारने के लिए। बट अगर सुपरमैन को मजबूर किया जाए तो फिर सुपरमैन किसी को जान से भी मार सकता है। और यहाँ पर तब तक थोर के पास गोल्डन चांस रहेगा जब तक सुपरमैन खुद को होल्ड बैक करता है। बट एक बार अगर सुपरमैन ने होल्ड बैक करना छोड़ा और सुपरमैन अपना फुल पोटेंशियल के साथ अगर एक आधा पंच भी थोर को मार देता है तो फिर समझ लो थोर वहीं पर ही नॉकआउट हो जाएगा। बिकॉज मैं तुम लोगों को बता ही चुका हूँ कि सुपरमैन ने वर्ल्ड इंजन को डिस्ट्रॉय करने के लिए कितना ज्यादा पावरफुल हिट वहां पर मारा था। उसके सामने तो यार जार बम्बा की भी कोई औकात नहीं थी, जबकि हम लोगों ने उसको इतना ज्यादा लो बॉल में लेके चला था। एंड जहां तक मैंने कैलकुलेशन की है वो वाला हिट 350 जार बम्बा के लेवल का था। और मैंने तुम लोगों को बताया भी था कि एक जार बम्बा हिरोशिमा पे गिरे हुए बम से ऑलमोस्ट 3333 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो फिर तुम लोग अंदाजा लगा लो कि अगर सुपरमैन अपने नॉर्मल फॉर्म में या फिर ब्लैक सूट सुपरमैन वाले फॉर्म में थोर को एक भी हिट मार देता है और वो वाला हिट सुपरमैन बिना होल्ड बैक करते हुए मारता है तो फिर समझ लो वहीं पर ही थोर की हालत खराब हो जाएगी। बिकॉज थोर अभी तक जितने भी कैरेक्टर्स के साथ लड़ा होगा उनमें से मुझे नहीं लगता है किसका भी हिट इतना ज्यादा पावरफुल रहा होगा। बिकॉज तुम लोग यहाँ पर कुछ एक सीन्स को ऐड करके किसी कैरेक्टर को सिर्फ और सिर्फ थोर के अगेंस्ट ओवररेटेड बेशक कर दो बट वो रियलिटी में उतना ज्यादा पावरफुल है तुम लोग ये कभी प्रूफ नहीं कर सकते हो। तो फिर इस बेस पे देखा जाए तो फिर सुपरमैन थोर को काफी आसानी से डिफीट कर सकता है। अगर इस फाइट के अंदर सुपरमैन होल्ड बैक करते हुए फाइट करता है तो ये फाइट थोड़ी बहुत लंबी चलेगी बट एट द एंड सुपरमैन ही विनर होगा बिकॉज सुपरमैन की अटैक पोटेंशियल ज्यादा बेटर होगी। बट अगर यहाँ पर सुपरमैन होल्ड बैक नहीं करता तो फिर सुपरमैन बिना किसी डिफिकल्टी के साथ थोर को इजीली डिफीट कर देगा। और अब हम लोग यहाँ पर स्टॉर्म ब्रेकर को भी ऐड कर लेते हैं बिकॉज कुछ लोग बोलेंगे कि क्या हो अगर सुपरमैन को एक आधा हिट लग जाता है स्टॉर्म ब्रेकर का। तो फिर मैं तुम लोगों को बता दूं कि सुपरमैन काफी ज्यादा ड्यूरेबल है, उसने काफी आसानी से बिना किसी स्क्रैच के स्टेपनवुल्फ के एक्स के अटैक को इजीली झेल लिया था। और सेम स्टेपनवुल्फ की एक्स ने एक ही हिट में कुछ इस लेवल का डिस्ट्रक्शन कर दिया था। यानी कि अगर मैं तुम लोगों को बताऊं तो फिर थोर का स्टॉर्म ब्रेकर बेशक ज्यादा पावरफुल होगा, यहाँ पर वो सुपरमैन को हेवीली इंजर्ड कर देगा ये बात बता पाना काफी ज्यादा मुश्किल है बिकॉज सुपरमैन एक इनवल्नरेबल टाइप का कैरेक्टर देखने को मिला है। ऊपर से यहाँ पर सुपरमैन के पास ऐसी हीट विजन है जिसका टेम्परेचर न्यूट्रॉन स्टार के टेम्परेचर से भी कहीं गुना ज्यादा है। यानी थोर के इस फाइट के अंदर जीतने की कोई भी चांस नहीं है। सुपरमैन अपनी हीट विजन से भी थोर को हेवीली इंजर्ड कर सकता है और अगर होल्ड बैक ना करे तो फिर सुपरमैन की स्ट्रेंथ काफी होगी थोर के लिए। तो फिर अब मैं तुम लोगों से पूछता हूँ कि तुम लोगों को क्या लगता है। मेरे हिसाब से तो सुपरमैन काफी आसानी से थोर को डिफीट कर देगा। और अभी के लिए मैं बस तुम लोगों को इतना ही बोलूंगा कि तुम लोग सिर्फ और
सिर्फ फैन बन के ही कमेंट्स के अंदर कुछ भी बकवास मत करना। अगर मैंने कोई पॉइंट गलत बताया हो तो फिर तुम लोग कमेंट्स के अंदर बताओ, बिकॉज अगर तुम लोग रियल फैन होगे तो फिर रियलिटी सुन के तुम लोग ट्रिगर तो बिल्कुल भी नहीं होगे, इवन तुम लोग यहाँ पर रियलिटी को एक्सेप्ट करोगे। और अभी के लिए बस मैं तुम लोगों को इतना ही बोलूंगा कि अगर तुम लोगों को आज ये वीडियो और मेरी ये वाली मेहनत तुम लोगों को पसंद आई है तो फिर तुम लोग प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। और आज की इस अमेजिंग वीडियो में बस इतना ही। मैं मिलूंगा तुम लोगों को एक और इंटरेस्टिंग और अमेजिंग वीडियो के साथ। अभी के लिए टाटा बाय बाय।